फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। अध्याय 11। अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। C11 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एपिसोड 11। तो यह आप थे। समूह में एक माली, 2 नौकरानियां, एक उपयाजक और कुछ अन्य निम्न वर्ग के कुलीन लोग शामिल थे। उनके जैसे सभी प्रकार के लोग थे। अगर मैं अकेले उनका पीछा करने की कोशिश करता तो उनमें से आधे सफलतापूर्वक भाग जाते, इसलिए मेरी योजना अंत में सफल रही। नौकरानी एमी को छोड़कर वे सभी तब भाग गए जब मैं कोमा में था। वे गबन करने वाले थे जो बिना काम किए अपना वेतन लेते थे। जैसे ही उन्होंने मेरी आंखों में देखा, उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया, ये सुनकर कि मैं पागल हो गया हूँ। शाम की प्रार्थना। हाँ महाराज, उनके लिए सज़ा क्या है? वे जघन्य हैं। तकनीकी रूप से उन्हें उनके परिवार के साथ ही सिर कलम कर देना चाहिए। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया और बंधे हुए लोगों के चेहरे नीले पड़ गए। महाराज, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। जैसे ही उनमें से एक ने मेरा पैर पकड़कर माफ़ी मांगना शुरू किया तो ज़्यादातर लोगों ने भी ऐसा ही किया और अपना सिर झुका लिया। भले ही मैं पागल था, लेकिन शायद उन्हें लगा कि मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा क्योंकि मुझे कमज़ोर दिमाग वाला माना जाता था। या फिर उन्होंने बचने के लिए ऐसा किया होगा और कोई भी जोखिम उठाया होगा। हाल ही में महल के इर्द गिर्द दिलचस्प अफवाहें फैल रही हैं। ये कैसी अफवाहें हैं? मैंने उनकी दलीलों को नज़रअंदाज करते हुए वेस्पर्स, लॉर्ड चेम्बरलेन से पूछा। क्या मैं खून का दीवाना हूँ? हाँ महाराज, उसने इतनी दृढ़ता से उत्तर दिया मानो उसने कभी अप्रत्यक्ष रूप से बात ही नहीं की हो। अफवाह में कुछ भी अजीब नहीं था क्योंकि जो पुजारी मेरा इलाज करने आया था उसे मेरे महल में चाकू घोंपकर मार दिया गया था। ये बिना किसी विस्तृत जांच के तत्काल फांसी थी। हालांकि उस समय मुझे सज़ा देने का कोई औचित्य नहीं था। हालांकि रानी लाइनेस ने मुझे परिवीक्षा पर रखा था, जो कि लगभग एक मजाक था। वह बस मुझे चुपचाप देख रही थी। अगर मेरी प्रतिष्ठा खराब और अधिक हिंसक हो गई तो मैं एक अलग स्थिति में आ जाऊंगा। इसलिए मैंने फिलहाल केवल उन लोगों को दंडित करने का फैसला किया जो कानून तोड़ते हैं। तो फिर मुझे अफवाहों पर नज़र रखनी होगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। मेरे शब्दों पर वेस्पर्स ने बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लिया। फिर उसने उन सैनिकों से कहा जो उन्हें लेकर आए थे कि वे उन्हें घुटनों के बल बैठा दें। क्या तुमने महाराज का आदेश सुना? हाँ, उन्हें पकड़ो। उन्होंने राज्य के बहुमूल्य खजाने का गबन करने का दुस्साहस किया है। उन्हें पानी की एक बूंद भी मत दो और उन्हें जेल में बंद कर दो। 4 दिन में उनका सिर काट दो। कृपया भगवान, नहीं लॉर्ड चेम्बरलेन, मुझे बचाओ। उनमें से एक ने रो रहे और लटके लोगों पर ध्यान न देते हुए सख्ती से चिल्लाया। उन्होंने करदाताओं का पैसा चूसकर अपना पेट भरा है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी उन्हें ले लो। सैनिक रो रहे लोगों को ले गए। मैं अब चला जाऊंगा महाराज। क्या आपने कहा कि यह महारानी का आदेश था? हाँ, उसने कहा कि वह खजाने से चोरी करने वालों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ये हास्यास्पद है। मैंने वेस्पर्स के चेहरे पर थोड़ा सा झटका देखा। हालांकि उसने सावधानी से अपना चेहरा सहलाया जैसे कि उसे होश आ गया हो। महाराज, आपको महारानी का अनादर नहीं करना चाहिए। आपको अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए। मुझे खेद है लॉर्ड चेम्बरलेन, लेकिन मैं पहले ही सब कुछ देख चुका हूँ। जब मैं छोटा था तो वह मुझे देखकर मुस्कुराते थे और अक्सर मुझे नाश्ता देते थे। मैं नए लोगों को काम पर रखूंगा और दोपहर तक उनकी व्यवस्था कर दूंगा। मैं चाहती हूं कि एमी मेरी नौकरानी बने। चूंकि वह बहुत कुछ झेल चुकी है, इसलिए मैं उसे मुख्य नौकरानी के पद पर पदोन्नत करना चाहती हूं। क्या आपने कहा कि अगर मैं उसे पुरस्कृत करना चाहती हूं तो यह अलग फंडिंग से होना चाहिए? ये सही है, उसे एक बड़ा बोनस दो। मैं ऐसा करूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। मैंने उसे वापस आते समय पकड़ लिया। क्या राजा को देखना अब भी असंभव है? मेरी बात सुनकर वह चुप हो गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो। यह मेरे पिता का आदेश है या रानी का? वह इस बात पर व्यर्थ ही मुस्कुराई कि मैं पहले ही स्थिति को समझ चुका था। मैं तो बस आदेश दे रहा हूँ। ये सही है, धन्यवाद, आप वापस जा सकते हैं। मेरी बात सुनकर वह चुपचाप मुड़ा, फिर रुक गया। महाराज, महल में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ठीक हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं तुम्हारी बातों को ध्यान में रखूंगा। मेरे चेहरे पर मुस्कान के साथ वह पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई चिंता नहीं है। वेस्पर्स उन लोगों में से एक था जो रानी लाइनेस से संबंधित नहीं थे। मैं जानता था कि वह जो कह रहा था वह चेतावनी नहीं बल्कि उसके अनुभव से मिली सलाह थी। निश्चित रूप से मैं भी उसके दृष्टिकोण से एक अनिश्चित स्थिति में था। राजकुमार के पास कुछ भी नहीं था, वह बहुत निडर था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। तारांकन। पूंछ काट दो। रानी लिनेस ने मेरे साथ अपने व्यापार के नाम पर उन सभी चीज़ों से छुटकारा पा लिया जो उसके लिए खतरनाक हो सकती थीं। अगर वह एक एक करके उन अस्तित्वों को हटा दे जो सबूत बन सकते थे, तो उसे किसी दिन डरने की कोई बात नहीं होगी। उसे उस समय के लिए लक्ष्य बनाना था।
मुझे लगा कि वह तुरंत कार्रवाई करेगी, लेकिन वह किसी कारण से काफ़ी सावधान थी। चुपचाप पढ़ते समय एमी अंदर आए। महाराज, मैं कुछ नाश्ता लाया हूँ। धन्यवाद। मेरी मुस्कुराहट देखकर वह शर्मा गई। महाराज, चौथा राजकुमार और दूसरी राजकुमारी महल में लौट आए हैं। बेरिस और विनले। यह आश्चर्यजनक रूप से अच्छी खबर थी। मैंने ऊपर देखा और उसने चुपचाप सिर हिलाया। हाँ, वह सीधे देहात से आया होगा जब उसने सुना कि तुम जाग गई हो। ये बहुत अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि राजा से मिलने के तुरंत बाद वे यहाँ रुकेंगे। तो क्या हम इसे ऐसे ही जाने दें? कृपया कुछ जलपान और अच्छी चाय भी तैयार रखें। वह मुस्कुराए और मेरी बात पर ध्यान दिया। तारांकन। वर्तमान राजा क्रियंस अल रोवन की एक पत्नी और दो उपपत्नी थीं। पहली पत्नी वर्तमान रानी लिनेस थी। उनकी पहली उपपत्नी अनीशा थी और दूसरी एलिस थी। मेरी माँ रानी बनने वाली थी, लेकिन जब मैं बच्चा था तब उनकी मृत्यु हो गई। तब से मेरी माँ के अभिलेखों को हटाने में कुछ राजनीतिक चालें चली गईं। आखिरकार उनके अस्तित्व के एकमात्र निशान पहले राजकुमार के महल में बचे थे जहां मैं रहता था। जब मैंने बिना कुछ कहे तस्वीर को देखा तो मैंने एक काले बालों वाली सुंदरता को देखा जो मुझे थोड़ा पकड़े हुए थी और दयालुता से मुस्कुरा रही थी। मुझे लगा कि मैं आत्ममुग्ध हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मेरा चेहरा काफ़ी सौम्य और सुंदर है। जिस तरह मुझे अपनी माँ के कुछ जीन मिले हैं, उसी तरह वह भी एक खूबसूरत महिला थी जो वाकई बहुत खूबसूरत दिखती थी। आपने मुझे जो अच्छे जीन दिए हैं, उनकी बदौलत आपका सुंदर बेटा अच्छा कर रहा है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या वहाँ रहना उचित है? शायद उसने पुनर्जन्म लिया हो और इस दुनिया में या किसी और दुनिया में कहीं अच्छी तरह से रह रही हो। उसे फिर से देखने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि मैं उसे कभी नहीं पा सकता था। कृपया थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। मैं अपनी माँ को मारने वाले लोगों को बिना कीमत चुकाए मरने नहीं दे सकता। देवी, भाई, बड़े भाई, ये विनले है, मैं यहाँ हूँ। मैं चुपचाप कुकीज़ और चाय के साथ उनका इंतजार कर रहा था जब मैंने दो जरूरी आवाज़ें सुनी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं यहाँ हूँ, तुम दोनों अंदर आओ। मुझे उन आवाज़ों को सुनकर बहुत अच्छा लगा जिनकी मुझे बहुत याद आती थी। जैसे ही मैंने उन्हें अंदर आने दिया, दरवाज़ा खुल गया और एक छोटा लड़का और लड़की अंदर कूद पड़े। वे प्यारे मध्य किशोर थे जो अपने हरे बालों के साथ अच्छे लग रहे थे। 14 साल की उम्र। चौथा राजकुमार बेरिस और उसकी भ्रातृ जुड़वां विनले, दूसरी राजकुमारी। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। भाई, मैंने सुना कि तुम जाग गए हो और मैं सीधा तुम्हें देखने के लिए दौड़ा। कितनी राहत की बात है। मैंने बेरिस के सिर पर हाथ फेरा, जो बड़े प्यार से चिल्ला रहा था। तभी विनले मेरे पास आए। क्या आप लोग ठीक हैं? जब मैंने उनसे मुस्कुराते हुए पूछा तो उन्होंने जोर से सिर हिलाया। आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं आपका छोटा भाई हूँ। देहात में रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, हालांकि तुम हमेशा इसके बारे में शिकायत करते हो। क्या? अरे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम भी लुटेरों की शिकायत कर रहे हो। बेतुका मत बनो, तुम मुझसे 5 मिनट पहले पैदा हुए थे। हाँ, मैं मुस्कुराया जब वे जोर से बातें कर रहे थे। वे उन चंद लोगों में से थे जो मेरे दुश्मन नहीं थे और मैंने हमेशा की तरह उन पर भरोसा किया। आक्रमण करना, बेवकूफ़, विचारहीन दूसरे राजकुमार कार्लोस और गंभीर, विकृत दिमाग वाले बेनेडिक्ट के विपरीत वे अविश्वसनीय रूप से प्रसन्नचित्त निकले। वे शाही परिवार के सदस्यों के बजाय एक सामान्य जुड़वां भाई बहन की तरह दिखते थे जो बहुत झगड़ते थे। दो जंगली बच्चे एक दूसरे पर बकवास करने में व्यस्त थे। मुझे लगा कि मैं वाकई किशोरावस्था के बच्चों को देख रहा हूँ। वे सिर्फ 14 साल के थे, एक ऐसी उम्र जब उन्हें अभी भी खेलना चाहिए था। मैंने इसे ऐसे ही देखा। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। देखते हैं, तुम छोटे बच्चे बहुत अच्छे से बड़े हुए हो। 6 साल हो गए हैं। जब आप बीमार पड़ते थे तो हमें सीधे देहात भेज दिया जाता था। मैंने बेरिस की ओर मुस्कुरा कर देखा, जो गुस्से से बुदबुदाया। हाँ, मैंने इसके सार के बारे में सुना है। ये निश्चित रूप से रानी लिनेस ही थी जिसने अगले राजा बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को बाहर निकाल दिया। रानी लिनेस इतनी ठंडी थी कि उसने राजा की उपपत्नी की पहली बेटी तान्या को दूर भेज दिया। उसने अपनी प्रतिष्ठा के लिए उसे दूसरे देश में भेज दिया। इसलिए यह इतना अजीब नहीं था कि उसने बेरिस और विनले से छुटकारा पा लिया, जो इधर उधर घूमना पसंद करते थे। क्या तुमने पिताजी को देखा है? हाँ, वह कैसा है? वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था और बेरिस एक पल के लिए रुक गया। वहीं विनले भी हैरान लग रहा था। देवी, क्या तुमने पिताजी को नहीं देखा? अभी तक कोई नहीं। इससे विनले का चेहरा खराब हो गया, जिससे उसकी असंतुष्टि जाहिर हो गई। अरे बाप रे, उनका बेटा 6 साल बाद कोमा से बाहर आया। तब से 5 महीने हो चुके थे, लेकिन मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा था। शायद मैं उसे जल्द ही देखूंगा। भाई, कार्लोस और बेनेडिक्ट के विपरीत वे मेरे प्रति अच्छे थे, भले ही हमारी माताएं अलग अलग थीं। वे मेरे प्रति बहुत स्नेही थे, हालांकि उनकी इच्छाशक्ति बहुत दृढ़ थी। यही कारण था कि मैंने उन पर भरोसा किया। रानी बहुत कठोर थी। विनले रोती हुई मेरे पास आई तो मैंने बिना कुछ कहे उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हारा शरीर कैसा है? मैंने आते समय देखा था। महल की हालत। मैंने बेरिस की ओर सिर हिलाया, जो बिना रोए अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका।
ऐसे लोग थे जिन्होंने शाही धन का गबन किया है। मैंने उन सभी को आप लोगों के सामने ही पकड़ लिया है। महल जल्द ही फिर से अच्छा दिखने लगेगा। बैरिस ने दांत पीस लिए। वे बगीचे को ऐसे कैसे छोड़ गए? उन्होंने तुम्हारे बिस्तर पर होने का फायदा उठाया होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। अध्याय 12। अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। C12। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एपिसोड 12। मेरी तरह ही बैरिस भी रानी लिनेस से नफरत करता था। यद्यपि वह उनकी जन्मदात्री मां नहीं थी, फिर भी उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उन्हें बिना देखभाल के छोड़ दिया जाएगा। मैं पिताजी से मिलने जा रहा हूं और उन्हें सब बताऊंगा। यह जरूरी नहीं है, लेकिन बस बहुत हो गया। जैसा कि मैंने कहा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। चलो तुम लोगों के बारे में बात करते हैं। मैंने सुना है कि तुम दोनों स्थानीय समुद्री डाकुओं के झुंड का पीछा कर रहे हो। हम हैं। जरूर। मुझे आश्चर्य हुआ कि राजकुमारी विनले भी बैरिस के साथ चोरों का पीछा करने में शामिल थी। हालांकि मेरे पास इस बारे में कुछ भी करने की शक्ति नहीं थी। विनले भी बैरिस की तरह महल में जीवन से घृणा करती थी और यह सब उसके उग्र चरित्र के कारण था। वह जादू में अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली थी और अन्य कुलीन महिलाओं के विपरीत एक अलग किस्म की महिला थी जो वसंत के अंकुर की तरह अपने जीवन का आनंद लेती थी। मुझे खेद है कि तुमने पहले ही खून देख लिया है। काश तुमने केवल सुंदर और अच्छी चीजें ही देखी होती। मेरे बिना ये बेवकूफ बुरी तरह दुखी हो जाएगा। बैरिस, जो उसके ठीक बगल में बैठा था, जब उसने उसके गाल पर चुटकी काटी तो वह भौचक्का हो गया और बड़बड़ाने लगा। क्या बकवास है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम तो एक हमलावर की तरह हमला कर रहे हो। रानी लिनेस ने युद्ध के मैदान में बच्चों को भेजा जो केवल 14 साल के थे। ये बहुत ही भयानक कृत्य था। अगर वे प्रतिभाशाली नहीं होते तो उनका जीवन दुखद रूप से समाप्त हो जाता। मैं व्यर्थ ही हंसने लगा। तो तुम कब वापस आओगे? ईमानदारी से कहूं तो मुझे वहां आराम महसूस होता है। हालांकि मुझे लड़ाई झगड़े से नफरत है, लेकिन कम से कम मुझे घुटन भरे महल में नहीं रहना पड़ता। ऐसा लग रहा था कि वे भी यही चाहते थे। लेकिन अनीशा यहाँ है। रुको, तुम लोग अनीशा को देखने गए थे, है ना? वे मेरे प्रश्न से असहज लग रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें अभी उससे मिलना चाहिए। तुम दोनों अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? जब मैंने हाथ हिलाया और बात की तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। हाय हाय हाय, हाँ महाराज, भाई, हम शाम को वापस आएंगे। मैं उन्हें दौड़ते हुए देखकर मुस्कुराया। एमी भी सिर झुकाए उन्हें देखकर मुस्कुराई, दूर से हमारी सेवा करने के लिए इंतजार कर रही थी। तारांकन। महल में एक रानी और 2 रखेलें थीं। ड्यूक वेरिटा की सबसे बड़ी बेटी ने मेरी मां की मृत्यु के बाद रानी का स्थान लिया था। 2 उपपत्नियां थीं, अनीशा पहली उपपत्नी और एलिस दूसरी उपपत्नी। बैरिस और विनले अनीशा के बच्चे थे। रानी लाइनेस पहली उपपत्नी के पक्ष में नहीं थी। रानी लाइनेस की पसंदीदा एलिस के विपरीत अनीशा की मेरी मां के साथ अच्छी दोस्ती थी जब वह जीवित थी। नतीजतन अनीशा पहली उपपत्नी रानी लिनेस के लिए नापसंद थी, जो मेरी मां के किसी भी निशान से नफरत करती थी। खैर, अनीशा की नफरत ज्यादा थी, जिसने अपने बच्चों को महल से दूर कहीं भेज दिया। उसके बच्चों के लिए सबसे अच्छा यही था कि वे सुरक्षित इलाके में रहें जिस पर उसके परिवार का अधिकार हो। कम से कम बैरिस और विनले की सुरक्षा स्थानीय सैनिकों द्वारा की गई थी जो उसके परिवार के प्रति वफादार थे। बदले में बैरिस और विनले इस बात से क्रोधित थे कि उनकी मां रानी से डर रही थी। देर रात को जुड़वां बच्चे मुझसे मिलने वापस आए। एमी भावुक हो गई जब उसने देखा कि महल अपने मूल स्वरूप को पुनः प्राप्त कर रहा है क्योंकि नए नौकरों ने उस जगह पर काम करना शुरू कर दिया है। क्या मैंने उस पर काम का बोझ बढ़ा दिया? जब मैंने उससे पूछा तो उसने अपना सिर हिला दिया। वह खुश लग रही थी, मानो वह कोई बच्ची हो। बैरिस ने पूछा, भाई, अब जब आप जाग गए हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि अब आप राजकुमार बनने जा रहे हैं? ये सही है भाई, मुझे यकीन है कि आप ऋषि राजा बनेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या, जैसा कि आप जानते हैं, रॉयल किंगडम में क्राउन प्रिंस की सीट खाली है। ये सच है? तब तो आप भी एक हो जाओगे। झाड़। मैंने अपनी उंगली से उसके सिर पर झटका मारा, ये संकेत देते हुए कि मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। वह चिल्लाया और जवाब में पीछे हट गया। मैं लंबे समय तक अपने जीवन का आनंद लेना चाहता था। राजा बनना एक दुर्भाग्यपूर्ण पेशा था जहां ज्यादातर लोग अत्यधिक काम से मर जाते थे। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि मेरी शारीरिक क्षमता सामान्य मनुष्यों से अधिक थी। वह हैरान नजर आया। चलो, एक और ड्रिंक ले लो। भाई, शराब पीने के कारण मुझे नाबालिग माना जाता है। हाँ, बेरिस, कपटी मत बनो। मैं एक ड्रिंक के लिए तैयार हूँ, डेवी। विनली ने अपना गिलास शराब से भरने के लिए कहा जब उसने गिलास दिया। वह बहुत प्यारी थी। वह हमारे नाबालिग भाइयों से कहीं बेहतर है जो महल में समय बर्बाद करने वाले पैसे से पार्टी करते हैं। वह मेरी ओर देखकर ऐसे मुस्कुराया जैसे वह मुझसे सहमत हो। तो फिर मैं पी लूंगा। मैंने जो शराब उसे दी थी वह उसने गटक ली। इसका स्वाद अच्छा है। यह मेरी माँ ने छोड़ा है। ओह, क्या हमें इसे बचाना नहीं चाहिए?
तुमने वह शराब क्यों बचा कर रखी है जो उसने पीने के लिए छोड़ी है? बैरिस ने मेरी ओर उत्सुकता से देखा। तुम बहुत बदल गए हो भाई। क्या मैं अलग दिखता हूँ? ये सही है, तुम अपनी माँ के निशानों को संभाल कर रखते थे। इन छोटे बच्चों को सब कुछ याद था। अच्छा बताओ, तुम आधी रात को यहाँ क्यों आए हो? कुछ देर चुप रहने के बाद जब मैंने देखा कि वे किसी बात को लेकर झिझक रहे हैं तो मैंने उनसे पूछा। तभी बैरिस की जगह विनले ने अपने हाथ में रखी थैली से एक छोटा सा पत्र निकाला। यह क्या है? ये हर 5 साल में आयोजित होने वाली एक महाद्वीपीय तलवार प्रतियोगिता है। ये डची ऑफ फेलिसिटी में होने जा रही है। ओह, इस महाद्वीप पर ओलंपिक जैसी अवधारणा थी। महाद्वीपीय प्रतियोगिताएं, तलवारबाजी, जादू, तीरंदाजी, यहाँ तक कि अकादमिक भी। ये प्रतियोगिता विभिन्न क्षेत्रों को कवर करती थी तथा प्रत्येक देश पर केंद्रित थी, तथा ये पुरस्कार जीतने वालों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर भी था। बेशक ये तमाशा देखने लायक था क्योंकि भविष्य के सभी उल्लेखनीय और शक्तिशाली व्यक्ति वहां मौजूद थे। यहाँ तक कि कुलीन वर्ग के लोग भी तलवारबाजी प्रतियोगिता के लिए टिकट खरीदते थे। भैया, जब पानी आता है तो तुम नाव चलाते हो। तुम महल से बाहर बहुत कम निकले हो, है ना? हाँ, तो मैंने पिताजी से पूछा। गर्व से चिल्लाते हुए बैरिस ने अपनी छाती फुला ली। विनले ने अपनी कोहनी से उसकी पसलियों को दबाया। मैंने उसे पहले ही बता दिया है, आपके पास केवल खड़े होने और मुस्कुराने के लिए मांसपेशियां हैं। क्या बकवास है? मैंने बिना कुछ कहे नोटिस की ओर देखा क्योंकि वे फिर से बड़बड़ाने लगे। ये निश्चित रूप से दर्शकों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिताओं में से एक थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कॉन्टिनेंटल तलवार प्रतियोगिता में कई होनहार प्रतिभाओं ने भाग लिया और लगातार अपना नाम बनाया। चूंकि यह महाद्वीप की सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतियोगिता थी, इसलिए भाड़े के सैनिकों से लेकर राजपरिवार तक कोई भी इसमें भाग ले सकता था, बशर्ते कि उनके पास आवश्यक कौशल हो। आहम भाई, मुझे क्वालिफाइंग ग्राउंड का टिकट मिल गया है, बैरिस ने धड़कते दिल से गर्व से कहा। ओह, सच में? तुम में बहुत सुधार हुआ होगा। मैंने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया, लेकिन मैं उसके शरीर में मन को जमा होते हुए देख सकता था। वह एक विशेषज्ञ इंटरमीडिएट था, जिसका मतलब था कि वह अपनी उम्र की तुलना में जबरदस्त स्तर पर था। उसकी प्रतिभा किसी भी तरह से औसत नहीं थी। मैं इसमें भाग ले रहा हूं और मैं आपसे मुझे देखने के लिए कह रहा हूं। हम सब एक साथ क्यों नहीं चलते? मैं और मेरा भाई विनले की राजधानी और फेलिसिटी की डची भी देखेंगे। हे, पानी का शहर जरूर प्यारा होगा। मैं आभारी था कि यह स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि कोमा से उठने के बाद से मैं कहीं और नहीं गया था। चिंता मत करो, अगर तुम्हें तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लूंगा। मैंने रॉयल कोर्ट के भगवान रामदास से सुना है, मेरे भाई का शरीर बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। भाग्यशाली छोटे बच्चे, शब्दों ने मुझे हंसाया। खैर, जिंदगी में अब आराम की बहार आ गई थी। पहले की तरह बंधे रहने की वजह तो कब की गायब हो गई थी। जैसा कि बैरिस ने कहा, कम से कम एक बार ऐसी प्रतियोगिता देखना मेरे लिए हानिकारक नहीं था। और फिर, रुको, हम शामिल हो सकते हैं, है ना? तारांकन। यह अच्छा अवसर नहीं था। एक महिला की डरावनी आंखें अंधेरे कमरे में चमक उठीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ड्रैगन के मुंह में जाऊंगा। वह महिला, जो ठंडे स्वर में बात कर रही थी और चाय के ठंडे कप की ओर देख रही थी, रानी लिनेस थी। उसने उसकी ओर देखा तक नहीं, जो चुपचाप अपना सिर झुकाए खड़ी थी। शैरी, हाँ, जो आदमी मरना चाहता है उसे बचाने का कोई कारण नहीं है। डची ऑफ फेलिसिटी के रास्ते पर छापे की केवल एक ही संभावना है। मैं इसमें उनका खून बहा दूंगा। यदि आप असफल हो गए तो ये बहुत बड़ा झटका होगा। उनके बचने की कोई संभावना नहीं है। भले ही उनका वंश आगे नहीं बढ़ा हो, फिर भी वे उसी राजपरिवार के सदस्य थे। ऐसा प्रतीत होता है कि लिनेस वेरिटा को ऐसा करने के लिए मजबूर करने पर कोई अपराध बोध नहीं था। हाँ, लेकिन आप नहीं जानते कि क्या होने वाला है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे खुद ही खत्म कर लें। जैसा अनुबंधित है। जब उसने ऐसा कहा तो उसकी साली शैरी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया और उसके ठंडे पड़ते जीवन को पकड़ लिया। तारांकन। अधिकांश देशों में होनहार युवाओं की भागीदारी वाली प्रतियोगिता वास्तव में उल्लेखनीय थी। बेशक ये कहना सुरक्षित था कि शाही परिवार ने महाद्वीपीय तलवार प्रतियोगिता में बैरिस की भागीदारी का विरोध नहीं किया। थोड़ा आश्चर्य की बात यह थी कि रानी लिनेस, जिन्होंने कभी किसी अन्य के बच्चों को दया की दृष्टि से नहीं देखा था, ने उसे प्रतियोगिता में भाग लेने और मुझे उसके साथ जाने की अनुमति देने पर तुरंत सहमति दे दी। यदि बैरिस प्रतियोगिता में पुरस्कार जीत जाता तो उसकी स्थिति कालोस से बिल्कुल अलग होती, जो केवल अपने आप पर विश्वास करता था। बेशक रानी लिनेस, जो ऐसी स्थिति नहीं चाहती थी, को उसकी भागीदारी का विरोध करना पड़ा, लेकिन वह किसी अज्ञात कारण से इसकी अनुमति देने को तैयार थी। इसके अलावा उन्होंने नर्सिंग देखभाल के बहाने मुझे अपने साथ शामिल करने की इच्छा भी व्यक्त की। कई समूह हमारे पास आए, जो माना गेट की वेदी पर एक घुटने के बल बैठे थे, जो हमें डची ऑफ फेलिसिटी के सबसे निकट स्थित एस्टेट की ओर ले जाता था। अपना सिर उठाओ, यह एक कठोर आवाज़ थी, लेकिन दूसरी ओर यह थकी हुई भी लग रही थी। मौन ध्वजारोहण के अंत में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बाहर आया और उसने बैरिस और विनले सहित डची ऑफ फेलिसिटी की ओर जा रहे जुलूस को देखा। वह क्रिएंसल रोन साम्राज्य के राजा थे।
वह इस देश के राजा और मेरे पिता थे। सुबह उठने के बाद करीब आधे साल में ये पहली बार था जब मैंने अपने पिता को देखा। तुम मुझसे बचते रहे हो। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। उनका पहले वाला खुशमिजाज और प्रभावशाली व्यक्तित्व अब उनके वर्तमान रूप में नजर नहीं आ रहा था। 6 साल या उससे भी ज्यादा समय से मेरे पिता पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गए थे। वह अब एक थका हुआ बूढ़ा शेर बन गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। अध्याय 13। अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। C13। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एपिसोड 13। राजा क्रियंस के पीछे, जो थके हुए भाव से हमारी ओर देख रहे थे, रानी लिनेस थी, जो बाहर से अपनी हरकतों को छिपाते हुए मुस्कुरा रही थी, और अनीशा थी। उनके पीछे फेयरट्रेस के मार्क्विस, तलवार मास्टर और आंतरिक महल के शूरवीर तथा कई अन्य कुलीन लोग थे। मैं राज्य का सूर्य देख रहा हूँ। मैं राज्य का सूर्य देख रहा हूँ। राज्य का सूर्य। जब मैंने सिर झुकाकर शांति से बात की तो बैरिस और विनले तुरंत मेरे पीछे आ गए। अच्छा, क्या तुम्हें भरोसा है? उसने जो सरल प्रश्न पूछा था उससे ऐसा लग रहा था कि वह उदासीन है। ऐसा लग रहा था कि उसे बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ महाराज, मैं निश्चित रूप से पुरस्कार जीतूंगा और राज्य का मान बढ़ाऊंगा। जब बैरिस से ऐसा प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने हमेशा की तरह जोरदार तरीके से इसका उत्तर दिया। मुझे यकीन नहीं था कि जवाब अपने आप में संतोषजनक था या नहीं। फिर भी राजा क्रियंस ने जल्द ही अपनी दाढ़ी को झाड़ दिया, सिर हिलाया और थोड़ी देर के लिए आह भरी। सुरक्षित हों। बैरिस के कंधे पर थपथपाने और उसकी ओर मुस्कुराने के बाद उसने तुरंत अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। फिर उसकी नज़र मुझ पर टिकी रही। उनके चेहरे पर मिश्रित भावनाएं दिख रही थीं। मैं लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव को समझ पाना कठिन था। आखिरकार वह एक गरिमापूर्ण व्यक्ति थे। बूढ़े और थके हुए शेर भी कभी अपनी गरिमा नहीं खोते। मुझे माफ़ करें, उसने और कुछ नहीं कहा। उस समय मेरा उसके प्रति भावुक होने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने बस नीचे देखा। सुनो, चौथे राजकुमार बैरिस का कॉन्टिनेंटल स्वॉर्ड कॉन्टेस्ट में भाग लेना राज्य के लिए खुशी की बात है। आज से मैं हमारे क्षेत्र में एक त्योहार मनाने के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करूंगा। हाँ महाराज, क्रियंस की चिल्लाहट पर सभी कुलीन लोग उत्तर देने लगे। जिन्होंने छोटा पाप किया है उन्हें विशेष क्षमा प्रदान करो। राजा के आदेश से कुछ लोगों में असहमति भी थी, क्योंकि ऐसा केवल किसी बड़े राष्ट्रीय आयोजन के समय ही होता था, लेकिन किसी ने भी उनके आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं किया। फिर भी विशेष माफी सबसे अधिक समझ से परे कानूनों में से एक था। आगे बढ़ो और राज्य का दर्जा बढ़ाओ। अपनी टिप्पणी के अंत में बैरिस ने धीरे से अपना सिर उठाते हुए सहमति जताई। गेट खोलने। पीस सिसर्स। जब मन द्वार को संचालित करने वाला जादूगर चिल्लाया तो मेरे पीछे बनी एक विशाल नीली गोलाकार संरचना से प्रकाश निकलने लगा। शक्ति की विचित्र लहर ने धीरे धीरे एक भंवर बनाया जिसमें काफी अंतराल था। यह इस तरह चमकने लगा मानो प्रकाश पूरी तरह से उठे हुए मंच को ढक लेगा जहां डची ऑफ फेलिसिटी का जुलूस खड़ा था। शशश। इसके तुरंत बाद जादूगर का मंत्र निकला, जिससे एक विशाल लहर उठी और सभी जुलूस उसमें समा गए। राजा क्रियंस का भावशून्य चेहरा उस समय हमारी रोशनी में खो गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुप रहा, जबकि रानी लिनेस ने अपना रहस्यमयी रूप बनाए रखा। तारांकन। डची ऑफ फेलिसिटी तक जुलूस छोटा था। चौथे राजकुमार बैरिस ने भाग लेने का नेतृत्व किया और विनले और मैं उनका साथ देने के लिए उनके साथ थे। इसके अलावा वहां केवल 5 बटलर, 5 या 6 नौकरानियां और अनुरक्षण के लिए 5 शूरवीर थे। बेशक उनमें से 4 तलवारबाजी में सर्वश्रेष्ठ थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये देखते हुए कि उनमें से प्रत्येक सामरिक हथियार स्तर की प्रतिभा थी, वे हमारी सुरक्षा की गारंटी दे सकते थे। उनकी विशेषज्ञता अंततः किसी भी शत्रुता को पराजित कर देगी। शायद इसी वजह से यह इतनी थकाऊ यात्रा थी। रास्ते में कोई जानवर भी नहीं था, पहाड़ चोर तो बहुत दूर की बात थी। ओह बोरिंग। बैरिस, जो जंगली जीवन जी रहा था, ऐसी उथल पुथल को सहन करने में असमर्थ था। बेवकूफ़। बोरिंग सबसे अच्छी चीज़ है। क्या तुम्हें यह अत्यधिक बोरियत पसंद है? नहीं, मैं नहीं चाहता। लेकिन क्या तुम चाहते हो कि जब देवी हमारे साथ है तो कोई तुम पर हमला करे? बेवकूफ़। विनले की आलोचना सुनकर बैरिस घबरा गया और फिर मेरी ओर देखने लगा। मुझे घोड़ागाड़ी पर जाना था क्योंकि मैं कुछ समय पहले बीमार हो गया था। बैरिस को यह बात समझ में आ गई और उसने मुझे घोड़ागाड़ी में बिठा दिया। उनके धन्यवाद से यह काम और अधिक उबाऊ हो गया, लेकिन मैं उनकी विचारशीलता के लिए आभारी हूँ। हमें आज यहीं डेरा डालना चाहिए। सर ब्लाकानो, जो आगे चल रहे शूरवीर थे, ने तुरंत सुझाव दिया। घोड़े पर सवार होकर डची ऑफ फेलिसिटी तक पहुंचने में एक और दिन लगने वाला था। हम माना गेट से होकर जा सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से डची ऑफ फेलिसिटी सबसे छोटे देशों में से एक था। परिणामस्वरूप कोई माना गेट नहीं था। आगे बढ़ने के लिए हमें अपने एक गेट से होकर पास के राज्य में जाना पड़ता था और फिर सीधे जमीन के रास्ते चलना पड़ता था। सौभाग्य से फेलिसिटी की डची का क्षेत्र रॉन के काफी करीब था।
हमारी देखभाल करने वाले नौकर चाकर शिविरों के लिए अनुभवी थे और हमारे शूरवीरों को साइट की रक्षा के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा गया था। बैरिस ने फिर अलाव में शाखाएं फेंकते हुए पूछना शुरू किया, तुम्हें कैसा लग रहा है, डेवी? ठीक है, क्या आपको वह उपहार पसंद आया जो हमने आपके लिए रखा है? पहले आपने कहा था कि आप इस तरह के साहसिक कार्य पर कैंपिंग करना चाहते हैं। हमें लगा कि आपको हमारे साथ लोगों का एक बड़ा समूह पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने आकार छोटा कर दिया। वे मेरी ओर देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे मानो वे मुझसे किसी प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहे हों, जिससे मैं भी हंस पड़ा। हाँ, आप दोनों का धन्यवाद। वे मेरे बारे में कम परवाह करते थे क्योंकि हम केवल आधे रिश्तेदार थे, लेकिन उनकी गर्मजोशी भरी देखभाल ने मुझे छू लिया। बैरिस बैठ गया और उत्साह से बात करने लगा कि जब हम छोटे थे तो हम साथ में कैसे खेलते थे। इस बीच विनली बैरिस का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन वह भी उतनी ही उत्साहित लग रही थी क्योंकि वह पूरे समय मुस्कुरा रही थी। डेवी, हालांकि उनकी बातचीत के बावजूद मेरी नज़र जंगल के दूसरी तरफ टिकी हुई थी। अरे डेवी, विनले ने मेरे चेहरे पर असामान्य भाव को ध्यान से महसूस करते हुए मुझे बुलाया। ओह ओह, इसमें से कुछ आजमाओ। पक्का, शुक्रिया। तुम इतने ध्यान से क्या देख रहे थे? ठीक है डेवी, क्या वहाँ कुछ है? मैंने उनके सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। मेरी हरकतें देखकर ऐसा लगा कि दोनों को मेरी चिंता हो रही है। कोई बात नहीं, बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मैं पहले अंदर जाकर आराम करूंगा। क्या तुम मेरे साथ गाड़ी में आराम करोगे? मेरे सुझाव पर दोनों ने सिर हिलाया। मुझे टैंट से कोई परेशानी नहीं है, सर। मैं भी। कौन सोचेगा कि वे कुलीन राजपरिवार के लोग थे। बैरिस तो ठीक था, लेकिन मैं विनले के अत्यधिक उग्र होने के कारण थोड़ा चिंतित था। मुझे लगता है कि कैंपिंग आपके जंगली स्वभाव के अनुकूल है। हालांकि मुझे इस बात की थोड़ी चिंता है कि आप पति कैसे ढूंढेंगी। पफट, मैं शादी नहीं करने जा रही हूं, बल्कि देवी के साथ रहूंगी। अपना काम करो, बैरिस। विनली ने बैरिस की तरफ जीभ निकाली और मेरी बांह को गले लगा लिया। जब मैं चुपचाप उसके सिर को सहलाने गया तो बैरिस ने जीभ चिटकाए। बस बहुत हो गया, बदमाश। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फुई, वे नौकरों द्वारा लगाए गए अपने तंबू में चले गए। दोनों के चेहरे पर उदासी थी। फिर शिविर स्थल पर सन्नाटा छा गया। आखिरकार बातचीत बंद हो चुकी थी। मुख्य रूप से बातचीत का नेतृत्व करने वाले दोनों लोग पहले ही आराम करने चले गए थे। जब मैं चुपचाप बैठा आसमान की ओर देख रहा था, एमी मेरे पास सावधानी से आए और पूछा, महाराज, क्या आप अंदर जाकर आराम करना चाहेंगे? ये सैर के लिए बहुत सुंदर दिन है। क्या? मैं उसके प्रश्न का उत्तर दिए बिना उठ गया। तारांकन। जब सभी लोग सो चुके थे, मैं शिविर स्थल के पास एक पेड़ की शाखा पर बैठा था और धीरे धीरे अपनी नज़र किताब से हटाकर आसमान की ओर ले जा रहा था। यद्यपि यदि किसी को पता चल जाता कि मैं गायब हो गई हूं तो वहां अराजकता फैल जाती, लेकिन मैंने अपने आप को भूत जादू से बदल दिया जिसे मैंने ऐसे समय के लिए बचाकर रखा था। मैं जो किताब पढ़ रहा था वह महाद्वीप की राजनीतिक स्थिति के बारे में थी जब मैं कोमा में था और मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे अपनी शारीरिक ट्रेनिंग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे अपनी मेडिकल विशेषज्ञता का भी ध्यान रखना चाहिए। मेरी चिकित्सा तकनीक दक्षता काफ़ी उत्कृष्ट मानी जाती थी और मैं अभी भी दिव्य हिप्पोक्रेट्स की कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्र था। रात का आसमान बहुत सुंदर है। मैं बस अपने आप से बात कर रहा था। रात्रि का आकाश लाल और नीले चंद्रमाओं से जगमगा रहा था जो अपनी शक्ति दिखा रहे थे। साइरस, वह चंद्रमा जिसने आरंभ को प्रकाशित किया, और क्रियास, वह चंद्रमा जिसने अंत को प्रकाशित किया। पहली रात को रोशन करने वाले चांद और आखिरी रात को रोशन करने वाले चांद के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन उनमें से अधिकांश इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण साबित हुई कि उनमें मेरी रुचि नहीं बनी रही। इस बीच मुझे लगा कि चांद बहुत सुंदर लग रहा है। उन्होंने रात के आकाश को असंख्य तारों और आकाशगंगाओं से भर दिया जो शाम को उज्ज्वल रूप से प्रकाशित कर रहे थे, जिससे मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वास्तव में रात हो गई थी। पृथ्वी या कॉरिडोर के रात्रि आकाश में कुछ भी पहले जैसा नहीं था। अचानक मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या बैरिस और विनले मुझे ऐसा दृश्य दिखाने के लिए यहाँ लाए हैं। यहाँ मैंने जो काला आकाश देखा वह महल में देखे गए आकाश से पूरी तरह भिन्न था, हालांकि वे दोनों ही सुंदर थे। सस, मैं सिर्फ कीड़ों और उल्लुओं की आवाज़ सुन पा रहा था। मैंने लापरवाही से अपने हाथ में रखी किताब नीचे रख दी और पास की एक टहनी को हल्के से हवा में हिलाया। कोड़ा कोड़ा, प्रत्येक झटका एक हल्की ध्वनि के साथ हवा में फटता था। खैर, यह अभी भी संतोषजनक था। अब जब मैंने रात को देखना समाप्त कर लिया है तो मुझे अपना शाम का व्यायाम करना चाहिए। मेरी नज़रें एक ही जगह पर टिकी थीं, लेकिन मैं हिल नहीं रहा था। तभी मैंने काले कपड़े पहने कुछ लोगों को घूमते हुए देखा। आखिरकार कमांडरों की रात में देखने की क्षमता अच्छी होती थी। वहां लगभग 20 लोग थे और उन्होंने अपने जानलेवा मादक द्रव्यों को पेशेवर तरीके से छिपा रखा था। वे असाधारण क्षमता वाले हत्यारे थे जो सभी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षित रूप से अपना कर्तव्य पूरा करने में सक्षम थे। यदि मैं बिना किसी शारीरिक शक्ति वाला एक साधारण व्यक्ति होता तो मेरी अज्ञानता के परिणामस्वरूप क्रूर हत्या होती। सारी कहानी स्पष्ट थी। हम 3 बच्चों की जान लेने का एकमात्र अवसर आखिरकार आ ही गया था।
ऐसा प्रतीत होता है कि रानी लिनेस ने हमें हत्या करने के लिए हथियारों को भेजने का निर्णय लिया, बजाय इसके कि वे परेशानी के संभावित स्रोतों को व्यर्थ ही छोड़ दें। सच कहूं तो मैं इस स्थिति से खुश नहीं था कि अगर मैं अपनी योग्यता दिखाऊं तो लोग मुझे संदिग्ध मानेंगे। इसलिए मैंने बिना किसी अफसोस के अपने विचारों को तुरंत छोड़ दिया। पहले तो मुझे इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। वे हथियारों के रूप में अपना गुजारा करने में बहुत धीमे हैं। जो लोग मुझे पहले से ही जंगली दौड़ते हुए देख सकते थे। आउच, पहाड़ का दबाव, वे अस्तित्व में नहीं थे। एक पतली शाखा अचानक एक विशाल पर्वत बन गई और ऐसा करते हुए उसने उच्च प्रशिक्षित हथियारों के शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया। रात को आसमान में गहरे लाल रंग का खून फैल गया, जिससे वातावरण गर्म हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। अध्याय 14। अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। सीक 14। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एपिसोड 14। डची ऑफ फेलिसिटी। इस शांत घटना से आसपास का माहौल पूरी तरह से शांत हो गया। सस्सिलेट, उसे ये भी पता नहीं था कि उसकी मौत कैसे हुई। वह व्यक्ति 2 टुकड़ों में बंट गया और गिर पड़ा। उसके शरीर से बहुत सारा खून बहने लगा। सस्सस, लाल तरल पदार्थ जो दबाव को झेल नहीं पा रहे थे, हर जगह फैलने लगे थे। फिर भी मैंने शांति से अपने हाथ से शाखा पर जमी धूल को झाड़ दिया। यदि किसी के दांत नहीं होते तो उन्हें मसूड़ों से चबाना पड़ता था। चूंकि मेरे पास तलवार नहीं थी, इसलिए मुझे एक शाखा का इस्तेमाल करना पड़ा। 1000 घोड़ों वाले डॉग गोजून ने यही कहा था और मैं उन्हें तलवारबाजी का अपना दूसरा शिक्षक मानता था। जब आप किसी चीज़ को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो वह हथियार बन जाती है। मत भूलिए, लड़ाई में कोई कानून नहीं होता। हथियार शारीरिक हमलों का ही एक विस्तार हैं। आप कैसे सोचते हैं, इस पर निर्भर करते हुए कपड़े का एक टुकड़ा एक दुर्लभ उच्च श्रेणी की तलवार बन सकता है। मेरे अचानक हमले से ऐसा लगा कि गुप्त रूप से आगे बढ़ रहे लोग लड़खड़ा गए, क्योंकि वे मेरे द्वारा उत्पन्न सदमे को सहन नहीं कर सके। भले ही वह मेरे हाथ में एक शाखा मात्र थी, लेकिन हथियारों का कौशल हेमीज की तुलना में अपमानजनक रूप से खराब साबित हुआ, जिसने मुझे हत्या करने की कला सिखाई थी। वह बेल का हल्का स्ट्रोक था। हालांकि जब 1000 बल हथौड़ा तकनीक, जिसका आविष्कार 1000 घोड़े डोगोजुन ने किया था, और हारिस की तलवार तकनीक विध्वंसक विनाशकारी शक्ति साझा करती है, तो शाखाएं अनिवार्य रूप से एक पहाड़ में बदल जाती हैं। कोई भी हत्यारा दबाव का सामना करने में सक्षम नहीं होगा, चाहे वे कितनी भी अच्छी टीम क्यों न हो। जैसे ही तुम्हें मौका मिला, तुमने छापा मारने की कोशिश की, मूर्ख। ये निश्चित रूप से प्रतीत हुआ कि चोट के कारण उनके लिए जंगल में वापस लौटना कठिन हो गया था। हत्यारे बिना अपना शरीर हिलाए गहरी निगाहों से मेरी ओर देख रहे थे। केवल स्पष्टीकरण के लिए, क्या महारानी ने आपको यहाँ भेजा है? मैंने एक सवाल पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे नहीं लगा कि वे वैसे भी मेरे सवाल का जवाब देंगे, इसलिए मैं बहुत निराश नहीं था। तनाव निस्संदेह थोड़ा बढ़ गया था, क्योंकि मैंने इतने लंबे समय तक युद्ध से दूर रहने के बाद ही वार्म अप करना शुरू किया था। मुझे पता है कि तुम अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। तुम बिना ये जाने कि यह एक जाल है, यहाँ तक रेंग कर आए। मैंने जीभ चटकाते हुए शाखा को हल्के से घुमाया, जिससे कुछ हत्यारे अचंभित हो गए और ये दृश्य देखकर बेहोश हो गए। मुझे आश्चर्य है कि अब वह क्या करने की योजना बना रही है। मैं वाकई उत्सुक था। आखिरकार वहाँ केवल 3 शाही परिवार ही थे। अगर किसी दूसरे देश जाते समय हमारी हत्या कर दी जाती तो पूरा शाही परिवार हिल जाता। इसके बाद की स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाता, यहाँ तक कि रानी लिनेस के लिए भी। विचार करने के लिए केवल 2 कारक थे। या तो उसे पूरा भरोसा था कि वह कभी कोई निशान नहीं छोड़ेगी, या फिर उसने किसी और पर दोष मढ़ने की योजना बनाई थी। किसी भी तरह से उसके दृष्टिकोण से ये निश्चित रूप से एक कोशिश के लायक था। उसने इस देश की असली ताकत को हिलाने के लिए अतीत में भी कुछ ऐसा ही किया होगा। क्या तुम अभी भी यहाँ हो? मेरे प्रश्न से वे सभी भ्रमित दिखे। उन्हें जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार उनका लक्ष्य एक बीमार राजकुमार था जो अकेले यात्रा करने में असमर्थ था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं उनके ही क्षेत्र में उन पर हावी हो सकता हूँ, बिना किसी की नज़र में आए हमला कर सकता हूँ। वे ये भी नहीं सोचेंगे कि मैं उन्हें ढूंढने में सक्षम हूँ, क्योंकि वे तो बस अपने मौके की प्रतीक्षा करते हुए शिविर स्थल पर दूर से मुझे देख रहे थे। किसी भी तरह से शायद उन्हें यह नहीं पता था कि यह होने वाला है। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी शायद मेरे हाथ में मौजूद बेकार सी दिखने वाली शाखा को देखकर हुई होगी। यह कोई मजबूत तीखी तलवार नहीं थी, बल्कि एक पतली शाखा थी जो जंगल में कहीं भी मिल सकती थी। फिर भी बेल का एक ही वार आसपास के क्षेत्र को भारी कर सकता था और मेरे लक्ष्य के शरीर को तुरंत 2 हिस्सों में विभाजित कर सकता था। यदि वे मूर्खों का समूह नहीं थे, तो उन्हें पहले ही पता चल गया होगा कि यह बल क्रूर शक्ति से उत्पन्न नहीं था। हत्या में धैर्य बहुत जरूरी है, इसे ध्यान में रखें। मैं महसूस कर सकता था कि हत्यारों के अदृश्य भाव शांत हो रहे थे। उनके चेहरे आक्रामकता में बदल गए थे। जब मैंने उन पर दबाव डालने वाले अज्ञात दबाव को इकट्ठा किया, भले ही मैं अब उन पर हमला नहीं कर रहा था, तो वे एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। मैं माइंड रीडिंग तकनीक का उपयोग किए बिना भी उनके भावों को पढ़ सकता था। उन्हें गलत जानकारी मिली थी।
अब मिशन को पूरी तरह विफल माना जा सकता था। जाओ उसे बताओ, वह अंततः नष्ट हो जाएगी, भले ही वह इसके लिए न कहे। जब मैं रुका और स्थिर रहा तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मेरी मंशा समझने की कोशिश में मेरी ओर आंखें सिकोड़ कर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या मैं सचमुच उन्हें जाने देना चाह रहा था? मुझे यकीन था कि वे सब इसी बारे में सोच रहे होंगे। हाँ, आगे बढ़ो। मैंने शाखा नीचे रख दी और चुपचाप खड़ा रहा। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। जल्द ही हत्यारे पलट गए और भागने लगे। मैं मजाक कर रहा था, तुम बेवकूफ़ों का झुंड हो। टूटना। पूफ। एक पल में काली रोशनी की एक चमक उनके शरीर में घुस गई, जैसे कि किसी मोटी चीज़ ने उन्हें पूरी तरह से छेद दिया हो। सदमे में वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि अभी क्या हुआ, हालांकि उनके शरीर पर कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा था। कककककककक। जिन हथियारों को भेदा गया था उनमें से एक कांपने लगा और फिर से उठने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी लाल आंखों से मुझे घूरा। तुमने कहा था कि तुम मुझे जाने दोगे, कमीने। उसकी तीखी निगाहों से ये शब्द निकल रहे थे। ऐसा दृश्य देखकर मैं सहज ही बोल पड़ा। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन हुआ? बेवकूफ़ कमीने, मैंने तो बस इतना कहा था कि हत्या धैर्य है। लगता है तुम भूल गए। ये कैसी हत्या है? ये देखना कितना बेतुका रहा होगा कि जो व्यक्ति अब तक चुप था वह जवाब देते हुए बहुत ज्यादा खून उगल रहा था। हालांकि उसे समझना मुश्किल था क्योंकि उसकी आवाज़ में सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। अगर कोई नहीं देख रहा है तो इसे हत्या माना जाता है। ये भी एक पुराना कथन है, इसलिए इसे ध्यान में रखें। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। खतरे को भांपते हुए बाकी लोग तितर बितर हो गए और भागने की कोशिश में भाग निकले। उनमें से कुछ ने अपना विवेक खो दिया था और मुझ पर हमला कर दिया था। मुझे यकीन नहीं था कि वे क्या सोच रहे थे। जाहिर है छापा विफल हो गया और उनके पास मेरे खिलाफ सीधे हमले में जीतने का शून्य मौका था। उनकी गति निश्चित रूप से तेज और तीव्र थी, मैं उन्हें ये दे सकता हूँ। हमला इतना खतरनाक था कि यह पहली बार से थोड़ा अलग लगा। हालांकि मुझे बस इतना करना था कि चुपचाप अपने हाथ में पकड़ी हुई शाखा को उनके खिलाफ घुमाना था। वाह वाह। जैसे ही वह छोटी और पतली शाखा एक बार चमकी, उसके रास्ते में सफ़ेद चमक के साथ एक काली लौ उठी। जैसे ही वे लोग मेरी ओर झपटे वे एक साथ दो टुकड़ों में कट गए। ये स्थायित्व काफ़ी मजबूत था। एक इंसान के लिए तो ये काफ़ी था। जैसे ही वे कटे हुए लट्ठों की तरह नीचे गिरे, मैंने तुरंत अपना आदेश मन पुकारा, एक हाथ जमीन पर रखते हुए तथा दूसरे हाथ से शाखा को पकड़ लिया। काला जादू और कमांड जादू विरोधियों का पता लगाने, उन्हें रोकने और उन्हें नष्ट करने का सबसे कारगर तरीका था। हॉल्स ऑफ हीरोज में भी यही स्थिति थी। जब मैं प्रशिक्षण में भाग नहीं लेना चाहता था तो रो अयास मुझे खोजने में सबसे अच्छी थी। उसे पेस्किसा महाद्वीप में डेथ रोड कहा जाता था, जो इस जगह से बिल्कुल अलग दुनिया थी। वह अपने दुश्मन के पीछे हटने वाले रास्ते को अवरुद्ध करके आंसू भरे चेहरे से लोगों को धोखा देने में कामयाब रही थी। उसका ट्रैकिंग कौशल उत्कृष्ट साबित हुआ। क्या वह बहुत अच्छी थी? ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं था अगर मैंने सोचा कि कैसे डैफ्ने, पहली संत ने शराब पीना शुरू करने के बाद हिंसा की ओर रुख किया। रोआयास एक विलक्षण अश्वेत जादूगरनी थी जिसने अपना पूरा जीवन अश्वेत जादूगरों को लोगों के साथ रहने में मदद करने में लगाया। मैं ये याद भी नहीं करना चाहता था कि पकड़े जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ। पीछा करना, अंधा। वाह, मैंने उनकी उंगलियों से काले कोड़े निकलते देखे। ये पहले चक्र प्रणाली का काला जादू था जिसने प्रतिद्वंद्वी की दृष्टि छीन ली और उन लोगों के खिलाफ ज्यादा मजबूती से काम किया जो अत्यधिक भय में जी रहे थे। वे आसानी से इस पर काबू पा सकते थे अगर उनमें थोड़ा और प्रतिरोध होता। ककक बक। जब मैं उनसे टकराया तो मैंने पहले ही ताला लगा दिया था। जब तक वे महाद्वीप के दूसरी ओर नहीं जाते तब तक कोई रास्ता नहीं था। जादुई प्रभाव जल्द ही दिखाई देने लगे और इसकी तीव्रता बढ़ने लगी। जिन लोगों की दृष्टि चली गई थी वे मुझसे दूर जाने के लिए संघर्ष करने लगे, रात में चुपचाप आगे बढ़ने के अपने मूल लक्ष्य को भूल गए। क्या मैं इसका आनंद ले रहा था? अब मैं समझ सकता था कि क्यों रोआयास किसी कारण से दुखी होते हुए भी खुश दिख रहे थे। अत्यधिक भय के कारण वे मुझसे बच निकलने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से एक बार जब वे मेरे हाथ में आ गए तो मेरा उन्हें जीवित रखने का कोई इरादा नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह मेरे ऊपर था कि मैं उन्हें मारूं या बचाऊं। अगर कोई किसी को मारना चाहता है तो उसे अपनी जान के जोखिम के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने उन हथियारों पर डोरी डाली जो काले जादू से रेंग कर भाग गए थे और उन पर भी जो कमांड मान के विरुद्ध गिर गए थे। मैंने और अधिक काले रंग के कमांड मन को उत्पन्न किया जिसे मैंने विस्फोटित कर दिया और फैला दिया। भ्रम, कम प्रतिरोध, आत्मा विस्फोट। ये सब थोड़ा कठोर था लेकिन मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया था कि किसी दृश्य को उचित ढंग से कैसे साफ किया जाए। जो लोग तुम्हें मारने की कोशिश करते हैं उन पर दया मत दिखाओ। बहुत अमूर्त, गंधहीन और रंगहीन आत्माएं बिखर गईं जिससे चारों ओर प्रकाश तरंगें फैल गईं। उनमें से आधे से ज्यादा आत्माएं फट गईं और पुनर्वास की किसी भी संभावना के बिना तुरंत गायब हो गईं। वे सभी शांत हो गए थे। शांत जंगल एक भयानक हत्या स्थल में बदल गया। यह एक शानदार हत्या है। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या इतना बड़ा दृश्य बनाना आवश्यक था, जिस पर मैंने अपना सिर हिला दिया।
फिर मैं बिना किसी अफसोस के आगे बढ़ गया। जो भी था, यह एक सफल हत्या थी, जब तक किसी को पता नहीं चला। तारांकन, महारानी। काली छाया धीरे धीरे शांत कमरे में मृग तृष्णा की तरह प्रकट हुई। ये कैसे हुआ? प्रयास विफल रहा। थप्पड़। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, बुरी खबर लाने वाली शहरी का चेहरा दूसरी तरफ मुड़ गया। उसने उसे इतनी जोर से मारा था कि उसका गोरा गाल लाल हो गया था और उसके होंठ फटने को हो रहे थे। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? यह एक उन्मादपूर्ण चीख थी। रानी लिनेस का विक्षुब्ध स्वभाव उन लोगों के लिए नया नहीं था जो हमेशा उसके आसपास रहते थे। सभी मैना पत्थरों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि हत्यारों के मरने पर उनकी चमक खत्म हो जाए। असफलता? क्या हुआ? मुझे अभी तक इसका पता नहीं चला है। हालांकि मुझे लगता है कि कोई उसकी मदद कर रहा है। थप्पड़। एक बार फिर शहरी का गाल जोर से मुड़ गया। इस बीच रानी लिनेस ने अपना गुस्सा निकालने के लिए अपने आसपास की हर चीज को फेंकना जारी रखा। झनकार। एक छोटा सा फूलदान शहरी के माथे पर लगा। वह चौंक गई और शहरी को जहरीली नजर से देखने लगी। हाँ, ब्लैक मून गिल्ड बस इतना ही कर सकता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। कैसे वे सब सिर्फ 4 बूढ़े शूरवीरों और 3 छोटे बच्चों के सामने हार गए? 20 हत्यारे कुछ शूरवीरों को संभालने में असमर्थ थे। दयनीय। यद्यपि रानी के चिल्लाने पर शहरी क्रोधित हो गई थी, फिर भी वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। पता लगाओ कि उसकी मदद कौन कर रहा है। मुझे मेरे रास्ते में आने वाली रुकावटें दिखाओ। हाँ महारानी, मत भूलना, मैंने तुम्हारे ब्लैक मून गिल्ड की देखभाल इसलिए नहीं की कि तुम असफल हो जाओ। तुम्हें उनकी जान ले लेनी चाहिए। अगर तुम इस बार फिर असफल हुए तो। उसने शहरी को ठंडी निगाह से देखा और आगे बोली, अब मैं तुम्हारे साथ कोई और लेन देन नहीं करूंगा। मैं ड्यूक ऑफ वेरिएटा और इस देश की शक्ति का उपयोग करके ब्लैक मून गिल्ड को खत्म कर दूंगा। मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। शहरी ने झुककर धीरे से अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराई। तभी रानी ने बोलना बंद करके उसके मुंह में चाय डाल दी। उसकी आंखों में खून जैसी हल्की चमक थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। अध्याय 15। अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। C15 एपिसोड 15। डची ऑफ फेलिसिटी महाद्वीप पर एक बहुत छोटा देश था। बहुत बहुत छोटा। इसका आकार सिंगापुर जैसे छोटे शहर राज्य के बराबर था। हालांकि शहर का आकार अन्य देशों के शहरों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। वाह देवी, देखो, ये डची ऑफ फेलिसिटी है। हो, विनले ने कूदते हुए चिल्लाया। उसकी आवाज़ में प्रशंसा साफ झलक रही थी। पूरे शहर को घेरे हुए विशाल और खूबसूरत पानी को देखकर उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। वह आश्चर्यजनक है। ये शुद्ध था और इसमें एक भी झूठ नहीं था। एक छोटे से देश के रूप में डची ऑफ फेलिसिटी का एक अलग ही आकर्षण था। इसका एक शानदार दृश्य था जो किसी भी अन्य साम्राज्य से कम सुंदर नहीं था। राजधानी के चारों ओर के विशाल जलमार्ग शहर के विभिन्न भागों से जुड़े हुए थे, लगभग कैनवास पर एक सुंदर पेंटिंग की तरह। डची ऑफ फेलिसिटी एक छोटा शहर राज्य है, लेकिन प्राचीन खंडहरों पर बने शहर राज्य के रूप में अधिकांश देशों की तुलना में इसका दृश्य अद्भुत है। जब मैं चारों ओर देख रहा था तो बैरिस, जो अपने घोड़े से उतरा था, शहर की उत्कृष्टता पर गर्व कर रहा था। अपना चेहरा देखो, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। हाँ करता हूँ। जब मैंने अपनी ईमानदार राय व्यक्त की तो उसने गर्व से अपनी छाती फुला ली। हाँ, मुझे खुशी है कि आपको ये नज़ारा पसंद आया। यहाँ आना सार्थक था। प्रतियोगिता 4 दिनों तक चलेगी। इसका मतलब है कि आपके पास हमारी यात्रा का आनंद लेने के लिए बहुत समय है। ये सही है। देवी, तुम कल शहर के दौरे पर क्यों नहीं जाते? अभी के लिए तुम्हें हमारे साथ गोल स्टेडियम देखना चाहिए। ये डची ऑफ फेलिसिटी का गौरव है। गोल स्टेडियम? हाँ, मैंने सुना है कि यह एक शानदार स्टेडियम है जिसमें एक सुंदर जलमार्ग है। कल यहाँ भीड़ होगी, इसलिए चलो आज ही इसे देखने चलते हैं। क्या हम ऐसा करें? मेरे शब्द मत चुराओ। हिंग, बेहतर होगा कि आप प्रबंधन प्रशासक से मिलें। मैं देवी को सब कुछ दिखाने जा रहा हूँ। विनले इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकी क्योंकि उसे कभी तलवारबाजी नहीं सिखाई गई थी। फिर भी वह मेरे लिए और साथ ही अपने जुड़वां भाई का समर्थन करने के लिए इस यात्रा पर आए। यद्यपि ऐसा लगता था कि वे हमेशा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते थे, परंतु वास्तव में वे एक दूसरे की परवाह करते थे। तारांकन। डची ऑफ फेलिसिटी की मुख्य आय पर्यटन से होती थी। अंदर की स्थापत्य शैली और विभिन्न मूर्तियां काफ़ी रहस्यमयी और सुंदर थीं, जबकि शहर का बाहरी हिस्सा बेहद खूबसूरत था। पर्यटन स्थलों में से एक वह क्षेत्र था जहां अन्य देशों के कई महानुभाव अपने जीवन काल में कम से कम एक बार आते थे। यही वह जगह होगी जहां लड़ाई होगी। यहाँ ग्लेडिएटर, राक्षस या प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा करने आएंगे। देवी, ये बेकार और बर्बर है। किसी कारणवश बैरिस मेरी टिप्पणी पर बड़बड़ाया। मुझे लगता है कि शांतिप्रिय जनता कुछ अधिक उत्तेजक चाहती है। बाद में मेरी बात सुनकर बैरिस कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हालांकि मानवाधिकार क्षेत्र धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। एक दिन रॉन का साम्राज्य। वह उम्मीद से बड़बड़ाने लगा। वहाँ कितने लोग होंगे? मैंने स्टेडियम के चारों ओर देखा और विनले ने मेरे प्रश्न पर उसे आगे धकेल दिया और मुस्कुरा दिया।
मैंने सुना है कि इस साल 8 देश इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे। हैरानी की बात यह है कि बैरिस रॉन किंगडम का प्रतिनिधित्व करेंगे। अरे, क्या तुमने अभी कहा कि यह आश्चर्यजनक है? हम। विनले पहले तो हंस पड़ी, फिर उसने एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। पहले मेजबान देश पालन साम्राज्य से शुरू करके विभिन्न देशों से प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा, जिनमें रॉन किंगडम, फ्लिप किंगडम और शोडान किंगडम शामिल हैं। महाद्वीपीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा लोगों की प्रतिभा को खोजना था। फिर भी यह मूलतः देशों के बीच स्वाभिमान की लड़ाई के अलावा कुछ नहीं था। चूंकि यह युवाओं के लिए है, इसलिए इसमें केवल 20 वर्ष से कम आयु के पुरुष और महिलाएं ही भाग ले सकते हैं। उन लोगों का क्या होगा जो चयनित नहीं हुए? यह नई प्रतिभाओं के लिए एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसे शीर्ष प्रतिभाओं के लिए मुख्य तलवारबाजी का मौसम नहीं माना जाता है। विनले ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे उसे यह पसंद नहीं आया। भाग लेने का अवसर सभी वर्गों के प्रतिभाशाली लोगों को दिया जाना चाहिए। यदि वे ऐसा करेंगे तो इसमें बहुत अधिक प्रतिभागी शामिल हो जाएंगे। ये कथन सत्य था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह महज दिखावा था। ओह, मैंने सुना है कि पालन साम्राज्य की तलवार राजकुमारी भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। तलवार राजकुमारी? क्या तुम्हें नहीं पता? वह बहुत मशहूर है। यहाँ तक कि रॉन किंगडम के छोटे बच्चे भी जानते होंगे कि वह कौन है। बैरिस ने आश्चर्य से मुझसे पूछा। हालांकि कुछ भी दिमाग में नहीं आया। हालांकि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि जब मैं कोमा में था तब वह मशहूर हुई। अरे, डेवी कोमा में था? जब बैरिस ने उत्सुकता से अपना सिर झुकाया तो विनले क्रोधित हो गया और उसने उसके पिंडली पर लात मार दी। हाँ, क्या नज़ारा है! तुम बदमाश हो। जब वे लड़ रहे थे तो मैं उन्हें घूरता रहा। बैरिस ने जल्द ही कराहने वाली आवाज़ निकाली। इलियाना डी पालन, वह पालन साम्राज्य के राजा की प्यारी बेटी है। जैसा कि आप जानते हैं, उनके 8 राजकुमार और केवल एक राजकुमारी है। उनका देश निश्चित रूप से एक महान शक्ति है। बेशक वे प्रसिद्ध हैं। हालांकि वह सिर्फ इसलिए प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि पालन बहुत शक्तिशाली है और वह एकमात्र राजकुमारी है। वह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वह नई तलवार की मालिक है। नई तलवार शब्द ने मुझे तुरंत आकर्षित कर लिया। हाँ, काल्डेरास का मालिक, एक प्राचीन नायक जो अपनी तलवार के लिए जाना जाता था, तलवार देवता हारिस की तलवार। यह उनके जीवन के सबसे महान कार्यों में से एक है। काल्डेरास, मुझे ये नाम आखिरी बार सुने हुए काफ़ी समय हो गया था। तलवारबाज की तलवारबाजी बहुत अच्छी थी, हालांकि उसका स्वभाव बहुत खराब था। मैंने उसकी तलवार के बारे में भी बहुत कुछ सुना था। तलवार शैतान को काट सकती है। काल्डेरास, 2 लोगों ने मुझे तलवारबाजी सिखाई थी। एक थे हारिस, जो त्योनिस महाद्वीप के प्राचीन इतिहास में तलवारों के देवता थे, और दूसरे थे डॉग गोजून, जो शैतानी पंथ के 1000 घोड़े थे। इस बारे में सोचते हुए मुझे एहसास हुआ कि हारिस यहीं से था, इसलिए उसके निशान ढूंढना कोई अजीब बात नहीं होगी। इसे नई तलवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि हजारों साल बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है। मैंने सुना है कि इसमें एक अहंकार है जो अपने आप जादू दिखाता है। अहंकार? तलवार में कुशल कारीगर की भावना और उपयोगकर्ता की करुणा समाहित थी, यही अहंकार था। तलवार सैकड़ों सालों से अपने मालिक की तलाश कर रही थी और आखिरकार हाल ही में उसने अपना मालिक चुन लिया। वह राजकुमारी इलियाना है। बैरिस मुस्कुराया और स्पष्टीकरण दिया। डेवी, उसके मशहूर होने का एक और कारण है। दूसरा? हाँ, वह कपटपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। वह बहुत ही सुंदर है। और दिलचस्प है, यहाँ तक कि वह महाद्वीप की शीर्ष 5 सुंदरियों में से एक हैं। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि हारिस की पसंदीदा तलवार काल्डेरास का मालिक कौन है। अब तक का सबसे दिलचस्प विषय वह था जो बैरिस ने अभी कहा था। तारांकन। अभिजात वर्ग का शरीर विज्ञान काफ़ी सरल था। महाद्वीपीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी राज्य द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे। उनसे भविष्य में राष्ट्र का नेतृत्व करने की भी अपेक्षा की गई। क्या हमें उन्हें सिर्फ लड़ने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। परिणामस्वरूप उन्होंने भविष्य में नेता बनने की उम्मीद रखने वाले लोगों के बीच मित्रता को बढ़ावा देने के लिए एक रात्रिभोज पार्टी का आयोजन किया था। ये समझ में आता है कि बैरिस को डिनर पर आमंत्रित किया गया था। हालांकि ये थोड़ा आश्चर्यजनक था कि विनले और मुझे भी आमंत्रित किया गया था। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? एमी ने मुझसे सावधानी से पूछा जब मैंने कराहते हुए अपने आप को देखा। क्या ये बहुत भड़कीला नहीं है? क्या आपके पास इससे ज़्यादा शालीन कपड़े हैं? नहीं, ये काफ़ी मामूली बात है महाराज। वह उदास चेहरे के साथ दृढ़ता से चिल्लाई, जैसे कि वह झुकना नहीं चाहती थी। मेरी अंतरात्मा ने मुझे बताया कि मैंने एमी को उसके दुख भरे चेहरे के आधार पर मुश्किल समय दिया होगा। हाँ महाराज, आपकी गरिमा ही पूरे राज्य की गरिमा है, भले ही आपको ये पसंद न हो। मुझे पता है, तुमने बहुत कुछ कर लिया है। चलो अब चलते हैं। जैसी आपकी इच्छा। कुछ मिनट पहले वह ऐसे नीचे देख रही थी जैसे कि वह तुरंत रो पड़ेगी, लेकिन अब वह उत्साहित दिख रही थी। मैं डिनर पार्टी की तैयारी में व्यस्त था। बेशक ये सौभाग्य की बात है कि पुरुषों ने कम किया। विनले ने कहा कि महिलाओं के लिए ये सैकड़ों गुना बदतर था। अरे, आप सुअर पर लिपस्टिक नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो भी वह सुअर ही रहेगा।
अरे पक, मैं देख सकता था कि जुड़वां बच्चे इस बात पर बड़बड़ा रहे थे कि वे भोज में जाने के लिए तैयार हैं या नहीं। ओह देवी, मेरे बड़े भाई। बैरिस पर झपटते हुए विनली ने मुझे सबसे पहले पाया और अपनी चमकती आंखों के साथ मेरी ओर दौड़ी। बैरिस, जिसे अभी अभी पिंडली पर लात मारी गई थी, के पास इस बात की परवाह करने का समय नहीं था। वाह, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। धन्यवाद। वहाँ के प्लेबॉय से अलग। अरे, मैं प्लेबॉय क्यों हूँ? क्या क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं जानता था कि उनके बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन क्या होगा यदि कोई और उन्हें फिर से झगड़ते देख ले? तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मुझे लगा कि कोई परी उतर आई है। हे, ये दिखावा मात्र था, लेकिन यह आंशिक रूप से सत्य निकला। हरे रंग की पोशाक उसके हरे बालों के रंग से मेल खाती थी। वह अपनी उम्र के हिसाब से एक सुंदर महिला थी, जबकि ज्यादातर लोगों में अभी भी अत्यधिक आकर्षण या अनुचित परिपक्वता थी। शायद कुछ और सालों में वह असाधारण रूप से खूबसूरत हो जाएगी। विनले ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया, ड्रेस का हेम पकड़कर घुमाया। ठीक है, तो फिर शानदार राजकुमार, क्या आज मुझे साथ ले जाने में आपको सम्मान मिलेगा? ऐसा लगता है कि हमारी स्थिति बदल गई है। मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं है। जब मैंने हल्के से उसका हाथ पकड़ा तो मैंने बैरिस को जीभ चटकाते हुए सुना। वह परेशान करने वाली है। बेशक विनले अभी भी खुश थी, क्योंकि वह उसकी ऐसी टिप्पणियों की आदी हो चुकी थी। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। अध्याय 16। अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। C16 एपिसोड 16। जब हम डची ऑफ फेलिसिटी के भव्य भोज हॉल फ्लैंडर्स हॉल में पहुंचे तो वहां पहले से ही संगीत बज रहा था और बहुत से लोग वहां पहले से ही आ चुके थे। आपका स्वागत है प्रिंस डेवी, प्रिंस बैरिस और प्रिंसेस विनले। मैं क्रैम हूँ, डची ऑफ फेलिसिटी का हेड चेम्बरलेन। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद क्रैम। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए मैंने देखा कि नौकर चाकर सिर झुकाए मेहमानों का इंतजार कर रहे थे। बैरिस ने प्यार से मुस्कुराया। हम आपका इंतजार कर रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम बहुत देर से आए हैं। कृपया इसकी चिंता मत करो, विनम्रतापूर्वक जवाब देते हुए उन्होंने चुपचाप भोज कक्ष के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। कृपया अंदर आइए, अधिकांश वीआईपी पहले से ही यहाँ हैं। मैं आपका अनुग्रह मांगूंगा, कृपया इसे मुझ पर छोड़ दें। जब उसने अन्य नौकरों को संकेत भेजा तो उन्होंने चुपचाप दरवाजा खोला और एक रंगीन और विशाल कमरा देखा। जब हम अंदर पहुंचे तो हॉल के अंदर बैठे लोगों ने तुरंत अपना सिर हमारी ओर घुमाया। लड़ाई महाद्वीपीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की आयु सीमा 20 वर्ष से कम थी। इस शर्त के कारण पार्टी में उपस्थित अधिकांश लोग युवा दिख रहे थे। विनले जैसे प्रतियोगियों के साथ आए लोगों में से अधिकांश काफ़ी युवा थे। हमें उनसे जो ध्यान मिला वह बहुत बढ़िया था। हालांकि बैरिस को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। इसके बजाय वह मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। देवी, क्या हम चलें? जरूर, विनले की सुंदर मुस्कान और शांत आवाज के साथ हम धीरे धीरे बैरिस के पीछे पीछे अंदर पहुंचे। बहुत सारे लोगों का ध्यान मेरी ओर आकर्षित होने से मुझे अजीब लग रहा था। हमारे आने से वे बहुत उत्सुक हो गए थे। बहुत से लोग बैरिस में रुचि रखते थे। उनका कौशल मध्यवर्ती स्तर से थोड़ा ऊपर था, जो पहले से ही उनकी उम्र से ऊपर था। उनके बारे में उनकी जानकारी भले ही सटीक न रही हो, लेकिन उन्होंने उसके बारे में सुना जरूर होगा। एक प्रतियोगी के तौर पर वे उसमें दिलचस्पी रखते थे। कम से कम आगामी प्रतियोगिता में तो वे प्रतिद्वंद्वी थे। अरे, मैंने सुना है कि वह प्रतिभाशाली है, लेकिन वह अच्छा दिखने वाला भी है। वैसे क्या वह राजकुमारी विनले है? वह सुंदर है। मैंने दूर से कुछ लोगों की बड़बड़ाहट सुनी। शायद उन्हें नहीं लगा कि मैं उन्हें सुन सकता हूँ। हालांकि मेरे कान बहुत अच्छे थे। हालांकि बैरिस और विनले अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उनकी आवाज़ नहीं सुन पाए। आपसे मिलकर खुशी हुई प्रिंस बैरिस। मैं परदिशा किंगडम के कोल्डियम का ड्यूक हूँ। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। मैं होशान साम्राज्य के वोल्टिस का ड्यूक हूँ। स्वाभाविक रूप से प्रतियोगियों के बीच सीमाएं थीं। दूसरी ओर उन्हें लगा कि एक दूसरे को जानना फायदेमंद है। बैरिस ने मदद के लिए मेरी ओर देखा, जबकि बहुत से लोग मुस्कुराते हुए उसके पास आ रहे थे। कभी कभी, विनले, क्या तुम मेरे साथ नृत्य करना चाहोगी? किसी की मदद की गुहार को नज़रअंदाज करना अच्छा था। अरे देवी, अंततः मैंने उसकी नाराज़गी भरी आवाज़ को नज़रअंदाज करने का निर्णय लिया। तारांकन। जैसे ही हॉल में संगीत बदला, लोग अपने साथियों के साथ नाचने लगे। ये पहली बार है जब हमने साथ में नृत्य किया है, देवी, है ना? संगीत के बाद विनले मुस्कुराए और अपने हाथ सुरुचिपूर्ण ढंग से नीचे रख दिए। ये है, जब तुम कोमा में चली गईं तब मैं 8 साल की थी। मैंने तब तक सामाजिक जीवन में कदम भी नहीं रखा था। त्योनिस महाद्वीप के अधिकांश देशों में कुलीन और शाही परिवार 14 और 15 वर्ष की लड़कियों को अपना सामाजिक जीवन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। शाही परिवारों के लिए यह घटना थोड़ी जल्दी हुई। विनले ने अपना सामाजिक पदार्पण तब किया जब मैं अभी भी कोमा में था। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने उसे स्थानीय अपराधियों का पीछा करने के लिए भेजा था। अतीत को याद करते हुए विनले मुस्कुराए और उसकी आंखें भोज कक्ष पर टिकी रहीं।
मुझे बहुत खुशी है कि अब तुम ठीक हो रहे हो। एक दिन उन्हें तुम्हारी असली कीमत पता चल जाएगी। उनकी सच्ची मुस्कान ने मुझे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वे शाही महल के कुछ स्नेही लोगों में से एक थे। रॉन किंगडम के शाही महल में ज्यादातर लोग ठंडे खून वाले थे, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि ये लोग इतने गर्मजोशी से भरे कैसे निकले। आप तलवारबाजी में बहुत प्रतिभाशाली थे। उसने मुझे इस तरह याद दिलाया जैसे मैं इसे भूल ही गया था। अब तलवार का मुझे कोई उपयोग नहीं है। ऐसा मत कहो, तुम अभी भी जवान हो। क्या आप ऐसा कहने के लिए थोड़े छोटे नहीं हैं? हे। वह मुस्कुराए और एक गिलास अंगूर का जूस पी गई। राजकुमारी विनले। यह एक कोमल आवाज थी, लेकिन साथ ही काफी भावुक भी थी। जहां बैरिस पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया, वहीं विनले भी कुलीन पुरुषों और महिलाओं के बीच आकर्षण का केंद्र थी। पुरुष महिला अनुपात को ध्यान में रखते हुए विनले को इतना अधिक ध्यान मिलना कोई अजीब बात नहीं थी, जो निस्संदेह बहुत सुंदर थी। ओह, विनले को मालूम था कि वह कौन है। मैं तुम्हें दोबारा देखकर खुशी हुई। ओह हाँ, प्रिंस बाल्टियन डी वोल्टेज। वह अजीब ढंग से कठोर भाव से बोली और अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। हालांकि उसने अपना हाथ उसकी ओर इस तरह बढ़ाया जैसे उसने उसकी शारीरिक भाषा पर ध्यान ही नहीं दिया हो। क्या आप मुझसे बात करने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? विनले को, जो लोगों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचती थी, उदास भाव के साथ पीछे हटते देखना दुर्लभ था। अचानक जिज्ञासा जागृत हुई। मुझे खेद है राजकुमार बाल्टियन, लेकिन मैं अपने भाई से बात कर रहा था। उसकी बातें सुनकर वह मेरी ओर मुड़ा। हालांकि उसे शुरू से ही मेरी उपस्थिति का पता था, फिर भी उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने बस मुझे नोटिस किया हो। वह अपनी जीभ चटकाता हुआ हंसने लगा। यहाँ तक कि अगर कुलीन लोग किसी को पीट पीट कर मार डालना चाहते थे तो भी उन्हें बाहरी तौर पर मुस्कुराना पड़ता था। ओह, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं बाल्टियन डी वोल्टिस हूँ, वोल्टिस साम्राज्य का 7वां राजकुमार। मैं डेवी अल्रॉन हूँ। मेरे संक्षिप्त उत्तर से उसकी भौहें हिल गईं। मुझे दुख हुआ, लेकिन अच्छा प्रभाव डालने के लिए वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, तुरंत ही मुझे उसकी अवमानना का एहसास हुआ। चाहे वह कोई भी हो, किसी दूसरे देश के शाही परिवार को इस तरह से देखना अपमानजनक था। हालांकि उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। राजकुमार डेवी, आप यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ अपने भाई का खेल देखने आया हूँ। मैं समझ गया, कृपया अपनी यात्रा का आनंद लें। वह फिर से विनले की ओर मुड़ा, उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अगर मैं कॉन्टिनेंटल तलवार प्रतियोगिता जीत जाऊं तो मैं तुम्हें सम्मान दूंगा, राजकुमारी विनले। तुम मेरी प्रेरणा हो। विनले को उसके घटिया लहजे में बात करने से घृणा हुई। हालांकि वह सार्वजनिक रूप से खुद को प्रस्तुत करने में बहुत अच्छी थी, लेकिन वह उनकी टिप्पणियों पर अपनी असहजता को छिपा नहीं सकी। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ एकत्र हुए लोगों के प्रति ऐसा कहना अपमानजनक है। हाँ, लेकिन अगर यह सच हो तो यह असभ्य नहीं होगा। मेरा जुड़वां भाई भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। यह मेरे भाई के प्रति बहुत अपमानजनक है। विनी ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे वह उसकी बकवास और नहीं सुनना चाहती थी। चलो चलें, देवी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। बाहर निकलना मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरा इरादा विनली या बैरिस पर बोझ डालने का नहीं था। हालांकि जब हम जाने ही वाले थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नज़रअंदाज करने की, राजकुमारी विनले? राजकुमार बाल्टियन ने तुरंत अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, जिसने उसकी ओर पीट कर ली। ऐसा लग रहा था कि वह अब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस इतना ही था, मेरे लिए बहुत हो गया। मैं और बकवास नहीं सह सकता। पूफ, उख, ककक। जब मौका आए तो हिचकिचाना मत। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कपड़े में लिपटे चाकू से लड़ते हैं। इसके अलावा मैं इतनी अशिष्टता को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तारांकन, राजपरिवार और कुलीन वर्ग के लिए सार्वजनिक और निजी मामलों को अलग रखना आवश्यक था। हमें अपनी भावनाओं को छुपाना पड़ता था, चाहे हम परेशान हो या खुश। कुलीन लोगों का जीवन और जिम्मेदारी ऐसी ही थी। कभी कभी मुझे लगता था कि यह अनुचित है। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण जीवन नहीं जी सकता, भले ही बाहर से ऐसा प्रतीत होता हो। ओह मेरे भगवान! एक घुटने पर गिरे बाल्टियन ने एक दर्दनाक चीख मारी, जिससे सबका ध्यान हमारी ओर चला गया। अरे देवी, तुम्हें किसी और की प्यारी बहन को छूना नहीं चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक और धीरे से बात की, जिससे राजकुमार बाल्टियन और भी अधिक क्रोधित हो गए। ऊंचा स्वर, तुम भाग्यशाली हो कि मैंने तुम्हारी हड्डी बचा ली। कक, मैंने उसकी कलाई छोड़ दी जिसे मैंने कसकर पकड़ रखा था, और वह तुरंत हौंफने लगा और उसे पकड़ लिया। मैं उसकी बाँह मरोड़कर उसकी हड्डी तोड़ सकता था, लेकिन मैं कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। सबसे बुरी बात यह हो सकती थी कि बैरिस को अयोग्य घोषित कर दिया जाए। जो भी हो, यदि कोई सबूत न बचा हो तो कोई बात नहीं। वह अब गुस्से में था, लेकिन उसका शरीर अभी भी कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा, इसलिए उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं होगा। उसने मुझे द्वेषपूर्ण नज़रों से देखा, लेकिन वह मुझसे एक कदम पीछे हट गया। कुछ देर पहले जो शांत और खुशमिजाज छवि थी, वह अब नहीं थी। केवल एक गुस्सैल स्वभाव वाला लड़का हमारे सामने था। उसने अपने दस्ताने उतारे और मेरी ओर फेंके। मैं तुम्हें द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देता हूँ।
अब भोज कक्ष में उपस्थित हर कोई हमारी ओर देख रहा था, प्रतियोगिता के लिए यहाँ आए युवा, अभिजात वर्ग और राजसी परिवारों से लेकर उनके साथ आए कुछ लोगों तक। मैंने फर्श पर पड़े दस्तानों पर नजर डाली और उसे ठंडे भाव से देखा। इसके बाद विनले ने उग्रता से चिल्लाना शुरू कर दिया। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। अध्याय 17। अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। C17। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। राजकुमार बाल्टियन, बहुत हो गई तुम्हारी धृष्टता, विनले चिल्लाया। इससे दूर रहो राजकुमारी विनले, यह एक शूरवीर के रूप में मेरे सम्मान से जुड़ा है। यदि आप सचमुच अपना सम्मान पा रहे होते तो आपको अपनी धृष्टता की गंभीरता अभी समझ में आ जाती। विनले के प्रतिशोध पर राजकुमार बाल्टियन ने अपना जबड़ा कस लिया। फिर उसने अपना सिर जोर से हिलाते हुए चिल्लाया, अरे चुप रहो। बुरी तरह से अपमानित होने के बाद ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी हद तक जाने वाला नहीं था। किसी और ने जो शुरू में भोज का आनंद ले रहा था, विनली से सहमति जताई, उसे यह स्थिति बेतुकी और हास्यास्पद लगी। उसने इस मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। मुझे लगता है कि राजकुमारी विनली सही है। न तो विनले, न डेवी, न ही बारिस, जो गुस्से से उनकी ओर बढ़ रहे थे, ने क्रोधित राजकुमार बाल्टियन को रोका। लड़की की सुंदर और शुद्ध आवाज़ सुनकर राजकुमार बाल्टियन का चेहरा पीला पड़ गया। प्री राजकुमारी इल्लिना, प्रिंस बाल्टियन डी बोल्टिस, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट उद्धरण चिन्ह। मैं फिर पूछूंगी, क्या आपको लगता है कि आपको अपना सम्मान पाने का अधिकार है? राजकुमारी इलिना की आवाज़ सुरुचिपूर्ण और सुंदर थी, लेकिन उत्तर की बर्फीली हवा की तरह ठंडी थी। देवी ने जब कांपते हुए बाल्टियन की तरफ देखा जो धीरे धीरे पीछे हट रहा था, तो उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की बाल्टियन को उदासीनता से घूर रही थी। लड़की के बाल कमर तक लंबे सुनहरे थे, जो चमकीले शहद जैसे रंग के थे। उसकी खूबसूरती चकाचौंध कर देने वाली थी। वह किसी देवी या देवदूत जैसी लग रही थी, लेकिन देवी को उसमें केवल एक अजीबपन महसूस हो रहा था। ये तलवार का राजा अरेस था। राजकुमारी इल्लिना उस नायक से बहुत मिलती जुलती थी जिसने हजारों साल पहले देवी को तलवारबाजी सिखाई थी। अरेस, देवी ने राजकुमारी इलिना की ओर देखते हुए नाम उगल दिया, जिसने उसे सुना और आश्चर्य से ऊपर देखा। देवी को दृढ़ता से लगा कि उसने परेशानी खड़ी कर दी है। यह शापित मुंह। तारांकन, तलवार के भगवान अरेस विनाशकारी तलवारबाजी भारी तलवार के निर्माता थे। उनकी तलवार तकनीक का उपयोग करके किए गए हमले बड़े पहाड़ और समुद्र बन गए। हालांकि हॉल में उनका उपनाम इन महान नामों से अलग था, दैलदली लेजी बोन्स। वह दिखने में एक युवा व्यक्ति जैसा था, लेकिन क्योंकि वह हॉल के सबसे वृद्ध नायकों में से एक था, इसलिए अक्सर उसके साथ एक वृद्ध व्यक्ति जैसा व्यवहार किया जाता था। हालांकि वह एक पुरुष था। वह काफी सुंदर था, लेकिन वह निश्चित रूप से एक महिला नहीं थी। इस अर्थ में देवी के सामने वाली लड़की उसके जैसी थी, लेकिन सूक्ष्म अंतर के साथ। ऐसा लगा कि अगर अरेस वाकई एक सुंदर महिला बन जाती तो वह भी ऐसा ही दिखता। राजकुमारी इलिना ने बड़ी बड़ी आंखें करके पूछा, क्या तुमने अभी कहा? देवी को राजकुमारी इलिना के हैरान चेहरे को देखकर अजीब लगा, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। कोई बात नहीं, मैं शायद गलत था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट उद्धरण चिन्ह। देवी के साथ अजीब नजरों का आदान प्रदान करने के बाद राजकुमारी इलिना ने अपनी आंखों में संदेह को वापस ले लिया। वह उदासीनता से राजकुमार बाल्टियन की ओर मुड़ी। मैं देख रही थी, मैं फिर से पूछूंगी, राजकुमार बाल्टियन। घुरघुराना, उद्धरण चिन्ह। क्या आपको लगता है कि आपको अभी सम्मान के बारे में बात करने का अधिकार है? राजकुमारी इलिना के हस्तक्षेप के कारण बहुत से लोग सांस रोककर स्थिति को देख रहे थे। जो लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, उनमें से अधिकांश प्रत्येक देश के होनहार प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए थे। तुमने न केवल एक महिला के साथ अशिष्टता से पेश आया, बल्कि तुमने यहाँ सभी का मजाक भी उड़ाया। और तुमने एक महिला पर हाथ उठाने की कोशिश की जिसने मना कर दिया क्योंकि उसका पहले से ही एक साथी था। राजकुमारी इलिना ने स्थिति को विस्तार से देखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। राजकुमारी इलिना की ठंडी आवाज़ सुनकर बाल्टियन का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी भौहें तन गईं। वह घबरा रहा था, बहुत परेशान महसूस कर रहा था। ये खास तौर पर सच था क्योंकि राजकुमारी का अपने राज्य में बहुत बड़ा ओहदा था। ये कुछ हद तक सच था कि भोज में सभी अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में आए थे। हालांकि वह व्यक्ति जो शायद सभी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता था अगर उन्हें गलत तरीके से छुआ जाता, तो वह देवी के सामने बैठी लड़की राजकुमारी इलिना थी। पल्लन साम्राज्य महाद्वीप के 3 सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक था और वह सम्राट की आंखों का तारा थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति की बेटी थी जो उससे इतना प्यार करता था कि उन्होंने कथित तौर पर एक पूरे महल को सिर्फ इसलिए बगीचा बनाने के लिए खाली कर दिया क्योंकि उसने ऐसा कहा था। अगर आप वाकई नाइट ऑफ ऑनर थे तो मुझे लगता है कि आपके लिए उनसे ईमानदारी से माफ़ी मांगना सही होगा। बाकी सभी लोग भी इसमें शामिल होने लगे। कुछ लोगों ने सिर हिलाया, जबकि अन्य ने अपनी राय बुदबुदाना शुरू कर दिया। भीड़ की मानसिकता एक डरावनी चीज़ थी। बाल्टियन का चेहरा लाल गर्म होकर कांप उठा, मानो वह किसी भी क्षण भाग जाएगा। लेकिन देवी उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। एक बार यह अवसर खो गया तो यह सब खत्म हो जाएगा। मैं द्वंद्व युद्ध स्वीकार करूंगा।
क्या हुआ? विनले ने आश्चर्य से देवी की ओर देखा। राजकुमारी इलिना भी हैरान होकर देवी को देख रही थी, क्योंकि वह उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर रहा था। खैर, वह ऐसा सोच सकती थी, लेकिन देवी अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग था। उसने फिर पूछा, राजकुमार बाल्टियन, क्या तुमने कहा था कि तुम मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दोगे? ये सही है, मैं इसे स्वीकार करूंगा। बड़े भाई। भाई। भयभीत होकर विनले और बारिस एक साथ चिल्लाए। कोई आश्चर्य नहीं कि वे जुड़वां थे। ग्रंट ग्रंट। बढ़िया, अगर मैं जीत गया तो सबके सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगना। अरे राजकुमार बाल्टियन। गुस्से में बारिस ने बाल्टियन को कॉलर से पकड़ लिया और जल्लाया। बारिस ने जानलेवा भाव के साथ तीखी आवाज में कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेतुकी हरकतें देशों के बीच समस्या बन सकती हैं, है न? उसे ऐसा लग रहा था कि अगर कोई न देख रहा हो तो वह किसी भी पल राजकुमार का चेहरा जमीन में दबा सकता है। हाँ, अगर यह एक निष्पक्ष द्वंद्व है तो डरने की क्या बात है? हाँ, सही, मैंने पहले भी सुना है। प्रिंस देवी, ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा, लेकिन आधा अपंग जो तलवार भी नहीं पकड़ सकता। आप। देवी ने गुस्से में बारिस को रोका जिसने अपनी मुट्ठी उठाई थी। सब ठीक है, बारिस। बड़े भाई। जैसे ही देवी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा, बारिस ने अपने दांत पीस लिए और अपना सिर नीचे कर लिया। अभी बहुत समय नहीं हुआ जब से तुम जागे हो। कोई बात नहीं। देवी ने शांति से बोलते हुए प्रिंस बाल्टियन की ओर देखा, किसी को अपने शब्दों का वजन खुद ही आंकना चाहिए। जरूर, ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं हार गया तो मैं सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगूंगा। ठीक है। देवी के जवाब पर बाल्टियन की कपटी मुस्कान और गहरी हो गई। शायद उसने सोचा था कि वह कभी हार नहीं सकता। ये स्वाभाविक था, क्योंकि वे सभी किशोरावस्था के मध्य में लड़के और लड़कियां थे। यहाँ एकत्रित सभी लोग देश के भावी नेताओं के रूप में चुने जाने के लिए पर्याप्त रूप से कुशल थे, क्योंकि किशोरावस्था के शुरुआती और मध्य वर्षों के दौरान विशेषज्ञ क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल था जब तक कि वे बहुत प्रतिभाशाली न हों। और बाल्टियन भी उनमें से एक था। देवी ने बॉल के बीच की ओर चलते हुए अपनी नज़र घुमाई। उसने अपने दोनों छोटे भाई बहनों के चेहरे पर चिंता के भाव देखे। ऐसा लग रहा था कि वे उसे रोकना चाहते थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि देवी क्यों जिद्दी हो रहा था। भीड़ ने देवी को भी देखा, कुछ उत्सुकता से और कुछ चिंता से। फिर एक व्यक्ति उसे ऐसे भाव से घूर रहा था जिससे पता चलता था कि उसके पास इस मामले पर अलग विचार हैं। राजकुमार बाल्टियन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी लकड़ी की तलवार देवी की ओर उठाई और चिल्लाया, अपनी तलवार उठाओ। मैं आज यहाँ तलवारबाजी की गहराई उकेरूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। देवी ने भी लकड़ी की तलवार उठाई और सहजता से मुस्कुराया। काफी समय हो गया है इस तरह की बातें। तारांकन, मित्रता और सौहार्द के निर्माण के लिए आयोजित भोज तुरंत ही युद्ध में बदल गया। भीड़ में ज्यादातर युवा उभरते सितारे थे जो अपने देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए शायद उनके बीच कुछ स्वाभिमान की लड़ाइयां भी हुई होंगी। और किसी कारण से कुलीन वर्ग, जिन्हें देशों के बीच संघर्ष को रोकना चाहिए था, चुप रहकर स्थिति को देख रहे थे। वे संभवतः उस परेशानी से बचना चाहते हैं जो उनके हस्तक्षेप से उत्पन्न हो सकती है। डची ऑफ फेलिसिटी भी वास्तव में हस्तक्षेप नहीं कर रही थी। वे बस दूर से देख रहे थे, इसलिए भोज का आनंद लेने आए सभी लोग जल्द ही चुपचाप युद्ध देख रहे थे। एक मास्टर नौसिखिए पर पहला हमला करता है। राजकुमार बाल्टियन ने देवी की ओर अहंकार से चिल्लाया, जो अपनी तलवार घुमा रहा था ये देखने के लिए कि शायद उसमें लोहे की छड़ है या नहीं। बाल्टियन के पास एक लकड़ी की तलवार थी जिस पर एक मजबूत बास्टर्ड तलवार का डिजाइन था। वह अहंकार से खड़ा था और अपनी तलवार के सिरे को हिलाते हुए उसे देवी की ओर इशारा कर रहा था। बाल्टियन की हरकतों से क्रोधित होकर बारिस चिल्लाया, वह असभ्य आदमी। बारिस के अलावा कई लोग अजीब तरह से परेशान दिख रहे थे, भले ही वे इसे दिखा नहीं रहे थे। अशिष्ट होना और युवा और उत्साही होना पूरी तरह से अलग अलग बातें थीं। इसके अलावा वे सभी जानते थे कि इस स्थिति में असभ्य और बेशर्म कौन है। राजकुमार बाल्टियन को सबसे ठंडा भाव देने वाली कोई और नहीं बल्कि शाही राजकुमारी इल्लिना थी, जो पल्लन साम्राज्य के सम्राट की आंखों का तारा थी। बाल्टियन को अजीब तरह से चिढ़े हुए चेहरे से घूरते हुए उसने जल्द ही अपनी नज़र देवी की ओर घुमाए और अपना सिर हिलाया, जैसे कि वह उसे समझ नहीं पा रही हो। बकवास करने के बाद देवी ने अपनी पतली लकड़ी की तलवार पर नजर डाली और बाल्टियन की ओर देखा, जो उसकी नज़र में एक नौसिखिया था। वास्तव में मुझे नहीं पता कि आपकी दयालुता का क्या करना है। देवी का अभी तक रूपांतरण नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपनी रिकवरी के दौरान कुछ चीजें की थीं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने मुझे चुनौती देने के लिए विशेषज्ञ क्षेत्र में अभी अभी कदम रखा है। मैं मध्यवर्ती और उन्नत स्तर के हथियारों को कुचलने में अनुभवी हूँ। आमतौर पर देवी अपने दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट कर देता था ताकि वह फिर कभी तलवार न पकड़ सके। हालांकि देवी को अभी भी एक कमजोर राजकुमार माना जाता था जो 1 साल से भी कम समय पहले ही अपनी बीमारी से बाहर आया था। क्या कोई अच्छा तरीका है? हाँ, बस एक। तुम मुझ पर नहीं आ रहे हो। हाँ, जैसी कि उम्मीद थी। ये स्वाभाविक है कि तुम डरे हुए हो। जैसे कि वह पहले ही जीत चुका था, बाल्टियन ने ठंडे स्वर में उपहास किया। हालांकि द्वंद्व पहले ही शुरू हो चुका है। तुम क्या कर रहे हो? पहले ही मुझ पर आ जाओ।
बाल्टियन की अपमानजनक चीखों और उपहासपूर्ण व्यंग्य से डेवी को याद दिलाया गया कि बोल्टिस साम्राज्य और रोवेन साम्राज्य के बीच संबंध वास्तव में काफी खराब थे। अच्छा, मैं इस तरह के विचारशील इशारे को कैसे मना कर सकता था? डेवी के दिमाग में कई विचार आए, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। अपने कौशल को पूरी तरह से छिपाते हुए प्रतिद्वंद्वी को हराने का एक तरीका था, और फिर भी अपने दुश्मन को मात देना था। डेवी को विनले की चिंता भरी आवाज़ धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। भाई, ठीक है, तो मैं अंदर जाऊंगा। बुदबुदाते हुए डेवी ने अपनी भारी लकड़ी की तलवार उठाई और धीरे धीरे बाल्टियन की ओर बढ़ा। एक एक कदम बढ़ाते हुए वह आगे बढ़ा, फिर एक निश्चित दूरी पार करने के बाद आगे बढ़ा। वूश! एक भारी तीखी आवाज के साथ डेवी ने अपनी लकड़ी की तलवार आगे बढ़ाई और बाल्टियन की ओर दौड़ा। बाल्टियन ने डेवी की तलवार को आसानी से पीछे की ओर एक हल्के कदम से चकमा दे दिया, जैसे कि उसे पहले से ही इसका अनुमान था। ओह! धम्म! तलवार अपने लक्ष्य से चूक गई और जमीन पर जा गिरी। उसी समय इसने डेवी के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को मोड़ दिया और वह लड़खड़ा गया। स्तूपी! थप! ये सही था तब। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। अध्याय 18। अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। C18। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एपिसोड 18। मेरी लकड़ी की तलवार लड़खड़ाकर हवा की ओर घूमी और उसकी ठोड़ी पर जा लगी। ककक! स्वाभाविक रूप से उसका शरीर हवा में उछल गया, दूर धकेल दिया गया और फर्श पर लुढ़क गया। इसके विपरीत मैं पहले ही अपना संतुलन खो चुका था, लेकिन मैं गिरने से बचने के लिए तलवार का सहारा लेने में कामयाब रहा। क्या हुआ? इस प्रहार के कारण शीघ्र ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। उफ! मैंने असमान रूप से हिलती हुई लकड़ी की तलवार बाल्टियन की ओर तान दी, जो स्थिति को समझने में असमर्थ, चेहरे पर उलझन भरी मुद्रा लिए खड़ा हो गया। मैंने जिस तलवार तकनीक का प्रयोग किया उसका आधार अपनी कमजोरी को दिखाना था तथा प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से धोखा देना था। पफट! वह गुस्से में था, लेकिन दर्शकों में से हंसी फूट पड़ी। उसे इस झटके की उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें मार दूंगा। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति को उसने लीड दी थी, उसने उसे कुचल दिया। वह आदमी, जो मुझे भयानक भाव से घूर रहा था, तेजी से अंदर आया, उसकी तलवार मेरी ओर तान दी। एक बूढ़ाबाज निश्चित रूप से एक युवा कौवे से बेहतर था। उसकी तलवारबाजी निश्चित रूप से उसकी उम्र के बच्चों की तुलना में अधिक तेज थी, क्योंकि वह वोल्टिस साम्राज्य की ओर से भाग ले रहा था। उसकी मुद्राएं अच्छी तरह से स्थापित थीं और उसकी तलवार की चालें काफी सटीक थीं। हालांकि अनुभव की कमी के कारण उनके कार्य बहुत पूर्वानुमानित थे। ये बात न केवल बाल्टियन पर लागू होती है, बल्कि अधिकांश लोगों पर लागू होती है। तलवार नीचे रखकर मैंने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और अपना हथियार उठाया। पैरों की धुरी से लेकर कंधों और कमर तक उसे नियंत्रित करना लगभग असंभव लग रहा था, क्योंकि यह एक ढीली मुद्रा थी जिसे बिना उचित सहारे के घुमाया गया था। एक क्षण में उसने जो ब्लेड ऊपर उठाया, उससे मेरी तलवार मेरे शरीर से दूर जा गिरी और मुझे चारों ओर से हौंफने की आवाजें सुनाई दीं। विनले भी आश्चर्यचकित होकर चिंता से चिल्ला उठी। यहाँ तक कि जो लोग इस स्थिति को जानकर गर्व महसूस कर रहे थे, वे भी यही सोच रहे थे कि मैंने गलती से बाल्टियन की तलवार पर वार कर दिया और ऐसा संयोग फिर कभी नहीं होगा। क्वां पांग! ऐसा लग रहा था कि वह उसे जाने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने अपनी लकड़ी की तलवार मेरी ओर बढ़ा दी। जवाबी हमले में मैंने अपने पैर सीधे किए और अपना संतुलन खो दिया। उसी समय मेरा शरीर उसके हथियार के संवेग के प्रवाह का अनुसरण कर रहा था, घूम रहा था, सिकुड़ रहा था और उसके हमले से बच रहा था। इसके साथ ही मेरी तलवार उसकी तलवार को चकमा देते हुए दिशाहीन होकर दूर चली गई। उस समय मैंने उसके माथे पर वार किया। तारांकन! कक! फिर वही स्थिति घटी। लोग इस अचंभित कर देने वाले क्षण से आश्चर्यचकित थे। बाल्टियन आगामी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक था, भले ही उसका स्वभाव खराब था। इसके विपरीत मुझे एक कमजोर राजकुमार के रूप में जाना जाता था जो 6 साल के कोमा से अभी अभी ठीक हुआ था। मैं तलवार चलाने का तरीका ठीक से नहीं सीख पाया था। वास्तव में मैंने जो लापरवाह रवैया दिखाया, उससे उसके मन में और अधिक आत्मविश्वास पैदा हो गया। हालांकि परिणाम उनकी उम्मीदों से अलग थे। उनकी भविष्यवाणी के विपरीत कि मैं पराजित हो जाऊंगा तथा एक सेकंड में द्वंद्वयुद्ध हार जाऊंगा, मैंने अपनी खराब तलवारबाजी से बाल्टियन को 2 बार नीचे गिरा दिया। यदि ये द्वंद्वयुद्ध न होकर वास्तविक लड़ाई होती, तो वह पहले ही 2 बार मारा जा चुका होता। ये बेवकूफ़ी भरी चाल है। खैर, मैं जीत रहा हूँ। तुम्हारा हुनर मेरी सोच से भी बुरा होगा। बाल्टियन मेरे शब्द सुनकर उछल पड़ा, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। फट! जब कोई व्यक्ति जोर से हंसने लगा, मानो वह अब और नहीं रोक सकता, तो वह और अधिक क्रोधित हो गया, मानो उसने आग में घी डालने का काम किया हो। वह भयानक है, एक नौसिखिए के लिए जो तलवार चलाना नहीं जानता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसने कहा कि प्रिंस बाल्टियन सबसे कुशल प्रतियोगियों में से एक हैं? वह उनसे बहस नहीं कर सका, इसलिए उसने दांत पीसते हुए मेरी ओर घूर कर देखा। ठीक वैसे ही जैसे वह पहले भी 2 बार हार चुका था। उसकी हार एक तय तथ्य थी, लेकिन उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
अब उसे थोड़ा प्रोत्साहन देने का समय आ गया था। शुरुआत के विपरीत उसकी इंद्रियां सतर्क हो गईं। सहज रूप से वह बेतुके संयोगों से प्रभावित होने से डरने लगा। मैं शर्त लगा सकता था कि वह सोचता होगा कि अगर वह ज्यादा सावधान हो जाए तो वह कभी नहीं हारेगा। इसी तर्क के साथ उसने मुझे दूर से देखा। अगर वह नहीं आता तो मुझे जाना पड़ता, इसलिए मैं लापरवाही से उसके पीछे चला आया। फिर मैंने अपनी तलवार बेतहाशा घुमाई। मैं एक ऐसी गंदी तकनीक का प्रदर्शन कर रहा था जो किसी बच्चे द्वारा बेतहाशा शाखा को झुलाने से अलग नहीं थी। इसमें कोई दूरी नहीं थी, शक्ति का वितरण नहीं था और दिशा की कोई औपचारिकता नहीं थी। तमाचा, मैं अपने शरीर का वजन ठीक से संतुलित नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं अपनी तलवार पर ज्यादा ताकत नहीं लगा पा रहा था। तमाचा, तमाचा। जब मैंने देखा कि वह व्यक्ति शांतिपूर्वक मेरे द्वारा किए जा रहे हमलों को रोक रहा है तो भोज कक्ष में बैठे लोगों को ऐसा लगा कि उसका हथियार जल्द ही मुझे मार देगा। तथापि पाह, अंधाधुंध घुमाई गई तलवार उसके कनपटी पर लगी और सभी लोग आश्चर्य से मुंह खोले रह गए। तारांकन, अरे बाप रे! मैंने अचानक तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। मेरे हमले इतने धीमे और कमजोर थे कि कोई भी व्यक्ति जिसने सही तरीके से लड़ना सीखा हो आसानी से उनसे बच सकता था। हर कोई ये देख सकता था। यदि ऐसा है तो फिर उसे दोबारा क्यों मारा गया? बाल्टियन भ्रमित दिख रहा था और सिर पर 3 वार लगने के बाद वह लड़खड़ा रहा था। क्या तुम्हें चोट लगी? मैंने मजाक में ऐसा हास्यास्पद सवाल पूछा। दर्शकों में फिर से हंसी गूंज उठी। क्या हुआ? मैंने तो सोचा था कि वह कोई विशेषज्ञ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह यहाँ है। तलवारबाजी में उसे इस तरह कैसे हरा दिया गया? शायद वह सचमुच कुछ भी नहीं है। चूंकि उसने ऐसा 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार किया है तो मुझे यकीन है। अब किसी को भी यह नहीं लगता कि मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है, यह एक बेकार बहाना है। टुट 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 टुट। उस समय तक बाल्टियन का चेहरा इतना पागल हो चुका था कि वह उछलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा हो। वह रुक गया और अपने विचारों को याद करने लगा। वह पहले वार को रोक नहीं सका और यही बात दूसरे हमले के बारे में भी कही जा सकती है। मेरे खराब कौशल के बावजूद उसे चोट लग गई थी। बाल्टियन को पता था कि दूसरे लोग जो देख सकते थे उसके अलावा भी कुछ और था। बेशक उसके लिए बहाने बनाने से कुछ नहीं बदलेगा। मैंने उस पर मुस्कुराया जो उस समय गुस्से में था। इसी कारण मैंने ये तलवार चलाने की तकनीक सीखी थी। इसे कहा जाता था शराबी तलवारबाजी। वह सचमुच एक नशे में धुत आदमी की तरह तलवार घुमा रहा था। ये तलवारबाजी की एक शैली थी जिसका आविष्कार हीरोज हॉल में शराब के आदी डोग गोजून ने किया था और इसे तलवार के देवता हारिस ने पूरा किया था। अरे यार, भले ही मैंने इसे बनाया है, यह एक बहुत बुरी तकनीक है। इस तकनीक ने बुरे स्वभाव वाले डोग गोजून को जीभ चटकाने पर मजबूर कर दिया। इसका इस्तेमाल तब तक न करें जब तक आप वाकई किसी को सामाजिक रूप से खत्म करना नहीं चाहते। अगर आपके मन में उस व्यक्ति के लिए ज़मीर है तो ऐसा करें। हारिस, जो पूर्ण तलवार शैली की संरचना का आयोजन कर रहे थे, ने भी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो इस तकनीक का उपयोग न करें। क्या इसका कारण ये था कि वे भारी थे, तीखे थे? ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तलवारबाजी की पूरी शैली में छल कपट और चंचलता थी। यह इतना द्वेषपूर्ण था कि पूरी तरह से अलग लीग से संबंधित 2 तलवारबाजों ने भी महसूस किया कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसका उद्देश्य कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना, किसी की रक्षा करना या किसी लक्ष्य को मारना जैसा कुछ नहीं था। नहीं, इसका उद्देश्य एक कमीने को सबके सामने शर्मिंदा करना था। दुष्ट तलवारबाजी से बेहतर इसका वर्णन और क्या हो सकता है? मैं ऐसे लड़खड़ा रहा था जैसे कि मैं नशे में हूँ, प्रतिद्वंद्वी के हमलों से बच रहा था या उन्हें रोक रहा था और अचानक और अप्रत्याशित हमला कर रहा था। सच कहूँ तो यह एक बहुत ही कारगर तलवारबाजी तकनीक थी क्योंकि इससे प्रतिद्वंद्वी को बहुत निराशा होती थी। अगर इसका इस्तेमाल ऐसी स्थिति में किया जाता जहां लोग देख रहे होते तो इसका असर और भी बढ़ जाता, जैसे अभी है। खैर, मुझे यकीन नहीं है कि मैं भाग्यशाली था या मेरा प्रतिद्वंद्वी जितना मैंने सोचा था उससे कमज़ोर था। धत्तेरी की, चूंकि यह लगभग मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई शैली थी, इसलिए मैंने इसे शराबी तलवारबाजी के बजाय मनोरंजन तलवारबाजी का हास्यास्पद नाम दिया। भले ही इसे मनोरंजन मेटा कहा जाता था, फिर भी यह कोई अपवाद नहीं था। बेशक अगर यह सिर्फ मनोरंजन और कमजोरी वाला होता तो इसका कोई मतलब नहीं होता। यदि इसे मनोरंजन के लिए भी बनाया गया था तो क्या उन तलवारबाजों की तलवारबाजी कमजोर होगी? एक अप्रत्याशित परिणाम सामने आया। स्थिति से शर्मिंदा बाल्टियन ने अंततः तलवार की ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए मन को बुलाना शुरू कर दिया। राजकुमार बाल्टियन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप अपनी तलवार की शक्ति का इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति पर कर रहे हैं जो द्वंद्वयुद्ध में शूरवीर नहीं है। क्या आप पागल हो गए हैं? राजकुमारी इलियाना ने बैरिस से भी अधिक तेजी से चिल्लाया, जो उनकी तरह ही क्रोधित दिख रहा था। हालांकि बाल्टियन ने उसकी उपेक्षा की और मुझ पर द्वेषपूर्ण नज़रों से देखा। मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस क्षण उसने तलवार की ऊर्जा से हमला किया, मैंने एक कदम पीछे हट लिया, ऐसा अभिनय किया जैसे मैं डर गया था। अब बहुत देर हो चुकी है चकमा देने के लिए। भाई,
उस क्षण बैरिस, जो निराशा में चिल्ला रहा था, मेरी रक्षा के लिए दौड़ा। अगर यह संयोग जारी रहा तो मुझे संदेह हो जाएगा। एक व्यक्ति ऐसा था जो शुरू से ही स्थिति को समझने में असमर्थ प्रतीत हो रहा था। अंततः मैंने खिलवाड़ करना बंद कर दिया, एक कदम पीछे हट गया और ऐसे गिर पड़ा जैसे मेरे पैरों में ताकत खत्म हो गई हो। पांग! उसी समय तलवार की ऊर्जा वाला हथियार हवा में उस स्थान को चीरता हुआ चला गया जहां मेरा सिर होना चाहिए था, और वह हवा में लक्ष्यहीन रूप से बिखर गया। कैसा मूर्ख है! हाँ, इससे पहले कि वह मुझ पर गिरता, मैं पीछे की ओर गिर गया और हमले से बच गया, और जब मैं ऐसा करने लगा तो मैंने देखा कि उसकी आंखें बड़ी हो गईं। मैंने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, मेरी कोई मंशा नहीं थी कि मैं आपकी बात सुनूं, जिससे उनकी आंखें और भी अधिक गुस्से से भर गईं। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है और उसने भागने की कोशिश की। वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं अपनी मनोरंजन तलवारबाजी तकनीक को जारी रखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उफ! मेरे लड़खड़ाते पैरों से उसके पैर टकराए जिससे वह अपना संतुलन खो बैठा और मेरी ओर गिर पड़ा। प्रहार प्रहार! हम फर्श पर लुढ़कते हुए आपस में उलझ गए। हमारी दयनीय और भयावह लड़ाई को देखने वाले लोग चुप थे, मानो उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। और जब तक उस क्षण के बादल छंट गए, चमत्कारिक रूप से मैंने उसे ऊपर से नीचे दबाने की स्थिति से पहले ही निपट लिया और अपनी तलवार को नीचे गिरा दिया, जो उसके सिर से कुछ इंच की दूरी पर फर्श पर जा लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी तलवार, जिसका उपयोग मैं अपने शरीर को सहारा देने के लिए कर रहा था, ने स्पष्ट वार किया हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। बाल्टियन फर्श पर था। मैं उस पर बैठ गया और जानबूझकर उसका सिर नहीं छुआ। जब मैच का विजेता एक संयोग से निर्धारित हुआ तो भोज कक्ष में आश्चर्य और ठंडी खामोशी छा गई। मुझे लगा कि सभी लोग मेरी ओर देख रहे हैं, इस हास्यास्पद स्थिति से आश्चर्यचकित हैं। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, बाल्टियन, जो मेरे साथ जमीन पर लौट रहा था, अविश्वास भरे भाव से मेरी ओर देखने लगा। वहां बहुत सारे आश्चर्य थे। मैंने हल्के से, लापरवाही से और धीरे से तलवार उठाई जो उसके कान के ठीक बगल में लगी थी और मुस्कुराया। इसके तुरंत बाद मैंने उसकी गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनी। मुझे लगता है मैं जीत गया। ऐसा दिखाओ कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। यह मौन मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक समय तक कायम रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। अध्याय 19। अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। C19। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एपिसोड 19। द्वंद्व युद्ध एक गड़बड़ था। ये केवल उन बच्चों के बीच एक लापरवाह लड़ाई थी जिन्होंने अभी अभी तलवार चलाना सीखा था। समस्या ये थी कि राजकुमार बाल्टियन, जो वोल्टिस साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ आए थे, ने बच्चों जैसी लड़ाई दिखाई। सभी ने पहले ही सुन लिया था कि मैं एक कमज़ोर राजकुमार हूँ जो अभी अभी कोमा से जागा है। यह विषय बातचीत के प्रवाह में लंबे समय तक चला। इस बिंदु पर हर कोई मेरी स्थिति को जान जाएगा, यहाँ तक कि दूसरे देशों के राजघराने भी जिन्हें मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाल्टियन तलवार चलाने में अपनी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि मेरे लापरवाह हमलों के कारण वह फर्श पर गिर गया। इस हास्यास्पद स्थिति में भोज कक्ष में कोई भी चुप्पी तोड़ना नहीं चाहता था। नशे में या मनोरंजन तलवार का लाभ यह था कि मेरा स्तर दूसरों की नज़र में नहीं आ सकता था। यह एक बेतरतीब ढंग से इस्तेमाल की जाने वाली तलवार थी जिसे आसानी से टाला जा सकता था। हालांकि ये कहा जाता था कि सबक देना खुद करने से अलग है। ऐसा लगता था कि वे इसे आसानी से टाल सकते थे, लेकिन फिर भी वे ऐसा नहीं कर सके। यह मनोरंजन तलवार के सबसे मजबूत पहलुओं में से एक था। मूल रूप से यह एक तलवार तकनीक थी जो प्रतिद्वंद्वी का ध्यान भटका सकती थी, लेकिन इसे केवल सहज भाग्य पर नहीं छोड़ा गया था। ओह, मेरे हाथ और पैर दर्द कर रहे हैं। जब मैं कमजोर होकर लड़खड़ाया और मेरी तलवार गिर गई तो विनले मेरी मदद के लिए दौड़ा। देवी, क्या तुम ठीक हो? वह निराशा में चिल्लाई। मेरी ओर देखते हुए उसने जांच की कि मुझे चोट तो नहीं लगी। भाई! उसी समय बैरिस, जो इस पूरे समय एक खाली चेहरे का प्रदर्शन कर रहा था, उसके पीछे पीछे चला गया। तुम इतने लापरवाह क्यों थे? मैं भाग्यशाली था। हा। भाई! जब मैंने उसकी ओर अजीब ढंग से मुस्कुराया तो उसने हल्की सी आह भरी। खेल खत्म हो गया है, इलियाना ने चुप्पी तोड़ते हुए धीरे से कहा। राजकुमारी इलियाना, यह एक गलती थी। जवाब में बाल्टियन जल्दी से उठ गया और एक बहाना खोजने की कोशिश की, लेकिन ठंडी सुंदरता ने उसे और भी ठंडी नज़र से देखा। क्या शूरवीर की प्रतिज्ञाओं में से एक का उद्देश्य परिणाम को उलटना है? यह कोई निष्पक्ष खेल नहीं था। हाँ, ये बहुत गंदा खेल था। राजकुमार बाल्टियन ने जो वादा किया था उससे कहीं ज्यादा। क्या आपको लगता है कि हारने के बाद आपको इसके बारे में शिकायत करने का अधिकार है? ये बात कहने का एक ऐसा सीधा सादा तरीका था जो सामाजिक जीवन में महिलाओं के बीच बहुत कम देखने को मिलता है। उसने मूक भाव से खड़े बाल्टियन को देखा और जल्द ही मेरी ओर मुड़ी। फिर वह कुछ देर के लिए हैरान दिखी और फिर मुड़ गई। मुझे जाना चाहिए। इस पर वह ऐसे चली गई मानो उसकी रुचि खत्म हो गई हो। ओह, वह वास्तव में एक बर्फ की रानी थी। मैंने उसकी सुंदरता और उसके पक्ष की सराहना की, लेकिन वह कठोर नज़र मुझे पसंद नहीं आई।
कुछ लोगों को छोड़कर जो उसके पीछे चले गए, बाकी लोग जल्द ही राजकुमार बाल्टियन की ओर मुड़ गए। आपको अपना वादा निभाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। जब मैं बोल रहा था तो उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उफ, नहीं कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। वह मेरी बातों पर नाराज हो गया। ये तो, क्या आप ये कह रहे हैं कि वोल्टेज साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में आपने जो कहा था उसके विरुद्ध जाएंगे? शांत शब्दों से उसका शरीर कांप उठा। वोल्टेज साम्राज्य से बाल्टियन का अनुसरण करने वाले युवा अभिजात वर्ग के लोग चिंतित दिख रहे थे क्योंकि वे स्थिति को रोक नहीं सकते थे। मैं आपसे माफी मांगने का हकदार हूं। जब मैंने ये कहा तो उसने अपने दांत भींच लिए। ऐसा लग रहा था कि वह मुझे तुरंत मार डालने के लिए अपना गुस्सा रोक रहा था। अपना वादा निभाओ, राजकुमार बाल्टियन। बैरिस ने अपने चेहरे पर एक सख्त भाव के साथ जवाब दिया, जिससे बाल्टियन ने अपने दांत भींच लिए और चारों ओर देखने के बाद अपना सिर नीचे कर लिया। फिर वह धीरे से घुटनों के बल बैठ गया। मैंने राजकुमारी विनले और राजकुमार डेविड का अनादर किया। मुझे खेद है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपनी प्रतिष्ठा खोकर उसने अपने दांत इतनी जोर से पीसे कि उसके लिए एक भी व्यक्ति को मार डालना अजीब नहीं होगा। लेकिन वह क्या कर सकता था? सौदा तो सौदा ही होता है। उसके लिए मुझसे माफ़ी मांगना आसान नहीं होगा, जिसने उसे इतने सारे लोगों के सामने अपमानित किया था। उसकी बुदबुदाहट देखकर असहनीय अपमान महसूस हुआ। विनले, जो आमतौर पर माफ़ी स्वीकार कर लेता, ने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ लिया। हाँ, चलो वापस चलते हैं, देवी। चाल भाई, कलह के कारण भोज कक्ष में और अधिक समय तक रहना मुश्किल लग रहा था। जब मेरी प्यारी बहन की बात आती थी तो मेरे पास धैर्य नहीं था, खासकर अगर कोई उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करता था। अंदर एक नर्म मुस्कान के साथ मुड़ते हुए मैं भोज कक्ष से बाहर निकल गया, एक मुट्ठी बंद करके उसे अनदेखा करते हुए। मुझे नहीं पता था कि उसके मन में मेरे लिए किस तरह की दुश्मनी हो सकती है, लेकिन यह मेरी रुचि से परे था। एक राक्षस। भाई, तुम तो लापरवाह थे, ये सही है। क्या तुम्हें पता था कि तुम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे? जब मैंने उन दोनों जुड़वा बच्चों को देखा तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि जैसे ही हम गाड़ी में पहुंचे उन्होंने अपनी शिकायतें बतानी शुरू कर दीं। अब सब ठीक है। वह उस तरह के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वह अपनी प्रतिभा के लिए वोल्टेज साम्राज्य में प्रसिद्ध था। क्या आप उसे जानते हो? हाँ, मैंने उन्हें पहले भी एक संयुक्त कार्यक्रम के दौरान देखा है। अपमानित महसूस करते हुए विनले ने उसकी बांह पर हाथ फेरा। तब से वह लगातार शादी के लिए दबाव डाल रहा है। वह न सिर्फ मूर्ख है बल्कि बुरा बुरा भी है। अरे हे, मुझे नहीं पता था कि उसने पहले भी उसे परेशान किया था। अगर मुझे पता होता तो मैं उसका हाथ तोड़ देता। प्रतिभा के बिना तलवार चलाने वाले के लिए मन को महसूस करना आसान नहीं था, लेकिन प्रशिक्षित होना और विशेषज्ञ रैंक में प्रवेश करना भी आसान नहीं था। ये कहने जैसा था कि अधिकांश शूरवीर मास्टर रैंक तक नहीं पहुंच सकते, भले ही वे अपने पूरे जीवन में कोशिश करें। अलरॉन के राज्य में 3 तलवार मास्टर थे, लेकिन यदि पूरे महाद्वीप को मिला दिया जाए तो भी तलवार मास्टरों की संख्या 50 से कम होगी। इसके बावजूद महाद्वीप की जनसंख्या अपेक्षा से अधिक थी। डेविड, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? क्या तुम ठीक हो? रोते हुए चेहरे के साथ विनले ने उसे कसकर पकड़ लिया और पूछा। खैर, मुझे निश्चित रूप से कोई चोट नहीं लगी। वह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता था, वह पूरे समय मेरी धुन पर नाच रहा था। हालांकि मैं दर्शकों के लिए खतरे में लग रहा था। यह मनोरंजन की तलवार थी जिसे मैंने अपनी उपस्थिति का खुलासा किए बिना प्रतिद्वंद्वी को अपमानित करने के लिए चुना था। परिणाम थोड़े बचकाने थे लेकिन काफ़ी संतोषजनक थे। ये संभव था कि उसके साथ संघर्ष वोल्टेज और अलरॉन साम्राज्य के बीच शीत युद्ध को और खराब कर सकता था। मेरा पेट बैठ गया। अगर तुम्हें चोट लग गई तो मैं तुम्हें फिर कैसे देख पाऊंगा? बैरिस जब बेतहाशा बोल रहा था तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके माथे पर हाथ फेरा। जब वह दर्द से चीखने लगा तो मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मैं आभारी था कि वे मेरी परवाह करते थे, शायद यही वजह थी कि मैं इन दोनों की ज्यादा परवाह करता था। भाई, तुम्हारी शक्ति कहाँ से आती है? ये सिर्फ एक चाल है, और मैं इतना धैर्यवान नहीं हूँ, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे ये कर दिया। ये सच नहीं है। बैरिस की नज़र किसी ऐसे व्यक्ति की तरह थी जो मुझे कुछ हद तक जानता था। वह ऐसा ही दिख रहा था। जब तक ये काम करता है, ये सब ठीक है ना? वाह, ठीक है। चूंकि तुम्हें चोट नहीं लगी है, इसलिए मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन कृपया ऐसा दोबारा मत करना। मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। भाई, ईश्वर ने तुम्हारी मदद की। तुम लड़खड़ा गए क्योंकि तुम तलवार का वजन सहन नहीं कर सके, जिससे उसकी सुरक्षा कम हो गई। विनले ने जिज्ञासा में बड़बड़ाया। जरूर, शायद उसे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। हाँ, सच बताऊं तो मैं आभारी हूँ। तुम अद्भुत थे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बैरिस ने विनले की टिप्पणी में कुछ भी नहीं जोड़ा, लेकिन उसका मुंह हिल रहा था, इसलिए शायद उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ। तारांकन। आहा, गुस्से में लड़के ने अपने कमरे में मौजूद हर चीज को फेंक दिया, जिससे सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो गया। राजकुमार महाराज, कृपया शांत हो जाइए। छोड़ दो। लड़का ठंडे स्वर में चिल्लाया, मानो वह उस आदमी को अभी काट डालेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं वोल्टेज साम्राज्य का अगला सम्राट हूँ।
राजकुमार महाराज, भाड़ में जाओ। राजकुमार, लड़के की चीख सुनकर उसे रोकने वाला कुलीन व्यक्ति कांप उठा। यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। कुलीन लोग बिना कुछ कहे सिर झुकाए बाहर चले गए और लड़के को उसके गुस्से में छोड़ दिया। मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। उसका गुस्सा देवी पर था जिसने उसे बहुत अपमानित किया था। आह आह, क्या तुम उसे मारना चाहते हो? ये तब था। वह रुक गया, उसकी आंखों में अतृप्त क्रोध जल रहा था। लड़के ने सहज भाव से भौहें सिकोड़ते हुए अपना सिर घुमाया और देखा कि खिड़की के पास एक लाल आंखों वाली महिला बैठी थी। वह 20 की उम्र की लग रही थी। रात में अंधेरे कमरे में चमकने वाली एकमात्र चीज महिला के लाल बाल और लाल आंखें थीं। आप कौन हैं? क्या तुम उसे मारना चाहते हो? यह एक आकर्षक आवाज थी जो शायद उन लोगों को शिकार बनाने के लिए थी जो इसके आकर्षण में आ जाते थे। मैंने पूछा, आप कौन हैं? बाल्टियन ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपने पास रखी लंबी तलवार निकाली। हालांकि उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। महिला ने बस खुद को उठाया और खिड़की से उसकी ओर चल पड़ी। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, जैसे एक माँ जो अपने बच्चे को सांत्वना देती है या एक बहन जो अपने छोटे भाई की देखभाल करती है, जैसे एक महिला प्यार से फुसफुसाती है। बाल्टियन ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने उसे अपनी ओर आते देखा था। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ बेबी। उसके कांपते हाथ धीरे धीरे उस मोहक आवाज के साथ रुकने लगे। साथ ही उसकी आंखें भी धुंधली होने लगीं। मारना? हाँ, तुम्हारे गुस्से ने मुझे बुलाया है। मैं उसका मांस चीरने और उसकी हड्डियां निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। आपका नाम है शेरीस, कृपया मेरा नाम याद रखना। बाल्टियन, जो उसे खाली आंखों से देख रहा था, ने अनजाने में सिर हिला दिया। उसकी ओर देखते हुए लाल आंखों वाली महिला ने धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान दिखाई। फिर वह करीब आ गई, बाल्टियन को गले लगाया और उसके गले में अपना चेहरा छिपाते हुए कुछ बुदबुदाया। अच्छा बेटा, सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें बस वही करना है जो तुम्हारा दिल कहता है। इसके साथ ही उसका मुंह धीरे धीरे खुल गया और उसके कुत्ते के दांत अंधेरे कमरे में उसकी गर्दन में लगातार धंसते चले गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। अध्याय 20। अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। C20। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एपिसोड 20। अगर कोई घाव होता तो एमी उसका इलाज करने पर जोर देती, लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए एमी हम तीनों पर हैरान भाव से चुपचाप बैठी रही और अजीब माहौल में घुल मिल गई। इस तरह वह नौकरानी नहीं बल्कि नानी जैसी महसूस कर रही थी। मुझसे छोटी लड़की के बारे में ऐसा कहना अजीब था, लेकिन जिस तरह से एमी ने मेरी देखभाल की वह कमाल की थी। इस बीच बैरिस ने अपनी तलवारबाजी की ट्रेनिंग जारी रखी। खामोश रात। भोज कक्ष में जो कुछ हुआ उसके बावजूद डची ऑफ फेलिसिटी ने उत्सव का माहौल बनाए रखा। ये कहानी व्यापक रूप से नहीं फैली। अगर फैली भी होती तो लोग इसे कुछ कुलीनों के बीच की आम लड़ाई समझते। क्या ये ठीक रहेगा? मैं चुपचाप किताब पढ़ रहा था, तभी बैरिस, जिसने अपनी तलवार घुमाना बंद कर दिया था, सावधानी से मेरी ओर मुड़ा। आपका क्या मतलब है? प्रिंस बाल्टियन वोल्टिस साम्राज्य के क्राउन प्रिंस के लिए सबसे होनहार उम्मीदवार हैं। क्या उनके लिए इस घटना पर नाराजगी रखना संभव नहीं होगा? उसे जो करना है करने दो। जब मैंने शांति से अपनी नज़र किताब में घुमाई तो बैरिस जोर से हंसा। फिर उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और सीट पर बैठ गया। विनले कैसी है? मुझे लगता है कि वह इतनी तनावग्रस्त थी कि कुछ देर पहले ही सो गई। तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है। तुम्हारा मैच ड्रॉ के पहले राउंड में है। मैं सो नहीं सका। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उसके मन में कोई आग जल रही हो। हालांकि यह अजीब लग रहा था, तुमने उसे एक बार नष्ट कर दिया था, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं। तब मैं राजकुमार बाल्टियन को अपने हाथों से कुचल दूंगी। इसके साथ ही मैंने उसका दृढ़ संकल्प देखा। बैरिस एक विशेषज्ञ मध्यवर्ती था। वोल्टिस किंगडम के राजकुमार बाल्टियन, जिनसे मैंने सामना किया, एक शुरुआती थे। हालांकि बैरिस का कौशल उनके स्तर से थोड़ा ऊपर था, फिर भी आप तब तक कुछ भी गारंटी नहीं दे सकते थे जब तक कि कोई विशिष्ट अंतर न हो। शायद उसे यह बात पता थी। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। मैं उसे तलवारबाजी सिखाना चाहता हूं जो मैंने सीखी है, लेकिन एक दिन की सीख से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चिंता मत करो, तुम बहुत अच्छे होगे। वह आंखें बंद करके मन चुन रहा था और मेरी बातों पर मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल, मैं किसका भाई हूँ? क्या तुम मेरी चापलूसी करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, उसके चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह अपने तरीके से गंभीर लग रहा था। अपनी जिज्ञासा के कारण मैंने तुरंत ही अपनी नज़रें मैना पर केंद्रित कर लीं और एक शाखा पर बैठकर बैरिस को बगीचे के फर्श पर बैठे इधर उधर घूमते हुए देखा। उसका घूमता हुआ मैना जल्द ही नजर आने लगा और समान रूप से और व्यापक रूप से फैल गया। साफ, जब मैंने उसका मन देखा तो पहला विचार यही आया, ईमानदार और सज्जन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह कोई बुरा कदम नहीं था। हालांकि मुझे लगा कि इसमें एक हिस्सा थोड़ा अवरुद्ध था। क्या मुझे उसकी थोड़ी सी मदद करनी चाहिए?
अगर ये तरीका जाना जाता तो क्या ये हंगामा नहीं मचाता। यह एक बिल्कुल अलग तरीका था जो सबसे आम प्रशिक्षण पद्धति की अवधारणा को नष्ट कर रहा था। एक कारण था कि मार्शल आर्ट के लोगों के इतने बड़े समूह अपने पुराने स्व को त्यागने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। मैं अक्सर इस तरकीब का इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन मैं अपने भाई के मामलों में कंजूस नहीं होना चाहता था। इसके अलावा एक प्रतिशोधी बाल्टियन बैरिस के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण काम कर सकता है। बैरिस, हाँ, आओ मैं तुम्हारी मालिश कर दूं। जैसे ही मैं शांति से शाखा से नीचे उतरा और उसके पास जाकर बैठ गया, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मेरे हाथ का इंतजार करने लगा। उसे थोड़ा दर्द होगा। आउच, भाई, खैर आपकी मांसपेशियों में थोड़ा तनाव रहा होगा। ठीक है, 1 मिनट रुको। ये बहुत कठोर लगता है, मानो उसके कंधों की मालिश कर रहा हो। उसने अपने दांत भींच लिए और मेरे स्पर्श से हाँफने लगा। हालांकि वह शायद तड़पना चाहता था, लेकिन वह दर्द को ठीक से रोक भी नहीं पाया क्योंकि उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। क्या बिल्ली है? वाह, ये तो बहुत बुरा है। वह तो बस मेरी मालिश कर रहा है, लेकिन मेरा पूरा शरीर क्यों दर्द कर रहा है? वह शायद यही सोच रहा था। मुझे खेद है, लेकिन ये सिर्फ मालिश नहीं है, बेटा। मैंने अपने हाथ से उसके कंधों को उत्तेजित करके मैना को फैलाया, जिससे उसके कंधों में हलचल होने लगी और वह बिना उसकी जानकारी के सक्रिय हो गया। इस सरल स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट था कि इससे कितना फर्क पड़ेगा। मैंने सुना था कि थाई मसाज सबसे अच्छी होती है। योला पोंगताई, अरे ओह, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मालिश में मुझे उसका शरीर लचीला बनाने में थोड़ा समय लगा, जिसमें उसके हिलते डुलते शरीर में मैना सख्त हो गया था। मैं मुस्कुराया क्योंकि मैं उसके शरीर में मैना के प्रवाह से संतुष्ट था, जो थोड़ा बदल गया था। मैं बीमा भूल गया। बैरिस की सांसों को रोके बिना मैंने अपनी दाहिनी हथेली में मैना इकट्ठा किया। फिर मैना मेरी इच्छाशक्ति से एक छोटे विस्तृत जादुई वर्ग के रूप में चमकने लगी, और जैसे ही मैंने इसे पूरा किया, मैंने उसकी पीठ पर वार किया। आउच, बेटा, तुम्हें थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। बस जाकर सो जाओ। जब मैंने उसे एक बार फिर पीठ पर मारा तो उसकी चीख निकल गई। फिर भी वह ये देखना नहीं भूला कि उसकी पीठ पर बना छोटा सुनहरा जादुई वर्ग ठीक हो गया है या नहीं। वह मुझे एक अजीब तरह से असंतुष्ट नज़र से भी देख रहा था। उसे शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कुछ देर पहले मैंने उसे जो मालिश दी थी, उससे उसके शरीर की संरचना में कितना बदलाव आया था। तारांकन, दिन चमक रहा था और महाद्वीपीय तलवारबाजी प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हो गई थी। हालांकि यह परंपरा अपने आप में काफ़ी पुरानी थी, लेकिन यह अपने तरीके से एक महत्वपूर्ण खेल भी था, जिसने बिना किसी दुर्घटना के राष्ट्रों के बीच शांति बनाए रखी थी। यहाँ होने वाली कलह जल्द ही देशों के बीच विवादों में बदल गई। हालांकि महाद्वीप पर युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन ये सच होगा कि इस तरह की सामंजस्यपूर्ण प्रतिस्पर्धा युद्ध को यथासंभव दबा रही थी। मैं अस्वस्थ होने का बहाना बनाकर छात्रावास में रहा, बिस्तर पर बैठा रहा, अपनी उंगलियों से मन को संघनित करता रहा और उसे छोड़ने के लिए दोहराता रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मुझे लगता है कि ऑरा ब्लेड के लिए पर्याप्त मानस है, लेकिन मैं अभी भी रिकास्ट करने में सक्षम क्यों नहीं हूँ? बाकी सभी का समर्थन करते हुए मैं अपने शरीर की ठीक से जांच नहीं कर पाया। स्पष्ट रूप से मुझे पता था कि मेरा शरीर अपनी सामान्य कक्षा से बहुत अलग तरीके से घूम रहा था, लेकिन यह मेरी अपेक्षा से बहुत दूर था। हड्डियों का कायापलट, गलियारे के सभी नायक एक साथ बोलते थे और इसे इस तरह व्यक्त करते थे। यह आत्मविकास था जो शरीर के विकास की सीमा पर पहुंचने पर खुद को बदल देता था। मनुष्यों के पास एकमात्र लाभ था, जिनके पास कल्पित बौनों की तरह आत्मा के प्रति लगाव और लंबी आयु, बौनों की तरह कठोरता और कोमलता, और राक्षसों की तरह शक्तिशाली जादुई शक्ति नहीं थी। यदि आप सब कुछ अपनाते हैं तो ये हड्डियों के कायापलट को संभव बना देगा। साधारण अस्थि कायापलट उन मनुष्यों के साथ हुआ जिनके पास बहुत अधिक मान या अन्य शक्ति थी जिसे उनके शरीर में नहीं रखा जा सकता था। इसलिए जब विशेषज्ञ तलवार मास्टर के स्तर पर पहुंच गया, तो सीमा तक बढ़ा हुआ मान कुछ ज्ञान के आधार पर तेजी से इकट्ठा हो जाएगा और अपने आप विकसित हो जाएगा। मजबूत मांसपेशियों की ताकत, एक मजबूत शरीर और एक युवा उपस्थिति एक चीज थी, और व्यक्ति की दीर्घायु भी बढ़ जाती थी। यह आपके प्रयासों के लिए एक जबरदस्त इनाम की तरह था। अगर ऐसा है तो मैं अपना मामला कैसे समझाऊं? उनमें से ज्यादातर अभी भी सो रहे थे, लेकिन मैं अपने शरीर में अविश्वसनीय मात्रा में मान लेकर लौटा था। ऐसा लग रहा था कि जिस मान को धीरे धीरे जमा करने की जरूरत थी, वह एक बार में ही भर गया था। जब मैं कोमा में था तो वहां जाना मेरे लिए सामान्य बात नहीं थी। बिना कारण के कोई प्रभाव नहीं होता। कॉरिडोर में गिरने का कोई कारण तो होगा ही, लेकिन अब मुझे इसकी परवाह नहीं थी। अब मैं सिर्फ अपनी खुशहाली और लंबी उम्र चाहता था। मेरा जीवन मेरे पिछले या वर्तमान जीवन में बहुत छोटा था, इसलिए मुझे जीवन के प्रति थोड़ा जुनून था। मेरे जीवन का लक्ष्य अच्छा खाना और लंबे समय तक अच्छा जीना था। मैं सिर्फ देखता नहीं रहूंगा और लोगों को मेरी योजना बर्बाद करने नहीं दूंगा। सुरक्षा के मामले में एक राजकुमार की स्थिति इतनी सुरक्षित थी कि वह आम लोगों से अतुलनीय थी, लेकिन एक अलग अर्थ में यह ज्यादा खतरनाक थी। चूंकि वहां कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए मुझे खुद की रक्षा करनी थी। हालांकि मैं खोया हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि हड्डियों का कायापलट अभी तक नहीं हुआ था। ये गलियारे में अच्छी तरह से बदल गया।
मैं अपने मन में उठ रही शिकायतों को दबाते हुए चिंतित था। क्या मैं इसे बदलने के लिए मजबूर करूं? अगर शूरवीर, जो भूमि पर अग्रणी होने की आशा करते हैं, मेरी बात सुनते तो उन्हें आघात लगता। कई संभावित समाधान थे, लेकिन प्रभाव कोशिश करने लायक नहीं था। आखिरकार विचार करने के बाद मैंने जो निष्कर्ष निकाला वह था कि इसे बनाए रखना। हड्डियों की संरचना का कायापलट स्वाभाविक रूप से तब हुआ जब शरीर पर सीधा भार या ट्रिगर दिया गया। चाहे आपके पास कितने भी अनुभव क्यों न हो, मानव शरीर और मन का क्षेत्र अज्ञात था। अगर मैंने कोशिश की और असफल रहा तो क्या होगा? ये किसी ऐसी चीज को जबरदस्ती थोपने जैसा होगा जिसके सफल होने की संभावना 1% से भी कम है और उसे सुदृढ़ीकरण मशीन में धकेल दिया जाए। मेरे अमूल्य शरीर को डेटा के एक टुकड़े के रूप में मानना उचित नहीं था। महाराज, प्रिंस बेरिस का मैच जल्द ही शुरू होने वाला है। पहले से, अगर आप देर से आए तो शायद आप खेल से चूक जाएंगे। जब मैंने काफी देर तक चुपचाप मैना को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया तो एमी ने अचानक अपना सिर बाहर निकाला और चिंतित भाव से रिपोर्ट की। वह इस संभावना से चिंतित दिख रही थी कि मैं फिर से कुछ बेतुका काम कर सकता हूं। मैंने क्या किया? हालांकि मैं अक्सर उसके सामने अजीबोगरीब हरकतें करता था, लेकिन क्या ये काफी अपमानजनक था? एमी, हाँ, चल दर, हाँ। जैसे ही उसने मुझे चिंतित भाव से देखा, उसने आश्चर्य में अपना सिर झुका लिया। पता लगाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अभी के लिए हमें वास्तविकता से चिपके रहना था। क्या मैंने गलियारे में इतना कुछ नहीं सीखा कि मुझे अधीर नहीं होना चाहिए? मैंने धीरे धीरे आरामदायक गतिविधि पोशाक पहन ली और वहां से चला गया। तारांकन, डची ऑफ फेलिसिटी का मैदान वाकई एक खूबसूरत स्टेडियम था। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों के लिए अधिकतम आयु सीमा 20 वर्ष थी। ये युवा लड़कों के बीच एक प्रतियोगिता थी, लेकिन उनकी प्रतिभा को देखते हुए यह इतना निम्न स्तर का खेल नहीं था। ये सभी प्रतिभाशाली लड़के अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। विशेषज्ञ स्तर पर प्रवेश करना आसान नहीं था, भले ही औसत शूरवीरों को उनके कौशल और शूरवीरों के रूप में स्थिति के लिए पहचाना जाता था। जब शाही शूरवीरों की बात आती है तो उनमें से अधिकांश विशेषज्ञ थे, लेकिन साधारण शूरवीर केवल थोड़ा सा ही मान से निपट सकते थे। उस अर्थ में बेरिस की प्रतिभा काफी उत्कृष्ट थी। मैं स्टेडियम को भरने वाली सामान्य दर्शक सीटों के ऊपर रईसों की विशेष दर्शक सीटों की ओर बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि इन विशेष सीटों के बिना भी वे ज्यादा लोगों को जगह दे सकते थे, लेकिन मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। जल्द ही भीड़ ने जयकारे लगाना शुरू कर दिया। मैंने स्टेडियम के ऊपर एक लड़के को जीत का दिखावा करते देखा। ओह, डेवी विनले, गिलास से बाहर देखते हुए और लड़ाई के अंदाज में कुकीज चबाते हुए मुझे पाकर बहुत खुश हुई। अरे, तुम्हारा शरीर कैसा है? इतना खराब भी नहीं। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं उससे यह नहीं कहूंगा कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे बाथरूम जाना है। बेवकूफ मल त्याग, यदि मैं इसे अस्थि कायांतरण से हल नहीं कर सका तो मुझे दैवीय शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। बेरिस कहाँ है? वह जल्द ही अपना मैच शुरू करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।